हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉप्स की या फिर प्रॉप भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्रॉप आर कस्टम एट्रीब्यूट यू कैन रजिस्टर ऑन अ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट उसको रजिस्टर किया जाता है। इन टेम्पलेट प्रॉप्स कैन बी रिटर्न इन केबाब केस टू अलाइन विद HTML एट्रीब्यूट, यानी कि टेम्पलेट टैग के अंदर में आप केबाब केस लिख सकते हो। वैसे केमल केस भी आप लिख सकते हैं, और जो कि ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो केबाब केस ज़्यादातर जनरली लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल में तो क्लियर हो जाएगा। अ कंपोनेंट कैन हैव एज मेनी एज प्रॉप्स एज यू लाइक एंड बाय डिफ़ॉल्ट एनी वैल्यू कैन बी प्रॉप पास टू एनी प्रॉप, यानी किसी प्रकार का वैल्यू आप किसी प्रॉप में डाल सकते हैं और जितना मर्जी उतना आप अपने कंपोनेंट में प्रॉप लिख सकते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला डिक्लेयरिंग प्रॉप, यानी कि प्रॉप को डिक्लेयर कैसे करना होता है वो आपको सीखना है। फिर प्रॉप को कैसे पास करते हैं वह सीखना है, और तीसरा होता है कि प्रॉप को कैसे यूज़ करना है ये सीखना। तो ये 3 चीज़ें आपने सीखा तो प्रॉप का कॉन्सेप्ट आपका खत्म। एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ जिसमें हम लोग पहले डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉप को, और डिक्लेयर कहाँ करना आता है। यहाँ पर 2 कंपोनेंट में हमेशा काम होता है, एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है। पेरेंट कंपोनेंट वह कंपोनेंट होता है जिसमें हम चाइल्ड को रेंडर होने के लिए लिखते हैं। जैसे अभी तक हम लोग जो भी एग्जाम्पल देते उसमें एक app.view फाइल होता था, दूसरा होता था hello.view फाइल। तो एक ऐप कंपोनेंट था और दूसरा हेलो कंपोनेंट था। ऐप कंपोनेंट में हम लोग हेलो को लिखते थे टेम्पलेट टैग के अंदर। तो यहाँ पर ऐप हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया और हेलो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होता था अभी तक का जो हम लोग देख रहे थे। और वही एग्जांपल मैं अभी भी लेके चलूँगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो करना क्या होता है, एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ डिक्लेयर कैसे करते हैं। पर आपको डिक्लेयर कहाँ पर करते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉप को डिक्लेयर चाइल्ड कंपोनेंट में करना होता है। तो कैसे करना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में कॉन्स्ट लिखा, फिर प्रॉप्स की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल डिफाइन प्रॉप्स। ये डिफाइन प्रॉप्स ही रहेगा, कुछ और नहीं लिखना है। ये एक माइक्रो होता है जिसमें हम लोग वैल्यू देते हैं, यानी कि पैरामीटर्स देते हैं बिटवीन पैरेंथेसिस एरे ऑफ स्ट्रिंग, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं। सो अभी हमने सिर्फ एरे दिया हुआ है, मतलब एरे एक लिखा हुआ है जिस पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है हमारा फुल नेम। तो ये फुल नेम हमारा एक प्रॉप का नाम हो गया, प्रॉप नेम आप इसको कह सकते हैं। अब इस नेम के लिए वैल्यू हमें देना, तो वैल्यू कहाँ से पास करते हैं, कि पासिंग प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट अब आता है। तो वो हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से करते हैं, जिसको हम लोग टेम्पलेट टैग के अंदर में लिखते हैं। ये टेम्पलेट टैग के अंदर में चाइल्ड कंपोनेंट को लिखा जाता है, पेरेंट कंपोनेंट के टेम्पलेट टैग के अंदर में चाइल्ड कंपोनेंट को लिखा जाता है, ये हमें पता है। तो वहीं चाइल्ड कंपोनेंट के टैग में ही, यानी कि जहाँ पर आप चाइल्ड कंपोनेंट लिखते हैं वहीं पर, जैसे कि हेलो हमारे इस केस में एक चाइल्ड कंपोनेंट है, तो वहीं पर हम लोग फुल नेम जो हमारा प्रॉप का नाम होता है वह लिखना होता है, और उसका वैल्यू आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किया हुआ है, यहाँ पर हमने केमल केस का यूज़ किया हुआ अपने टेम्पलेट टैग के अंदर में। हमने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर बात कर रहा हूँ, हमने केमल केस का यूज़ किया। फुल नेम देख सकते हैं, फुल नेम का N कैपिटल, तो केमल केस है ये। यहाँ पर केमल केस के बजाय आप कबाब केस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर में सेकंड लाइन में लिखा गया है कि इन टेम्पलेट प्रॉप्स कैन बी रिटर्न इन केबाब केस टू अलाइन विद HTML एट्रीब्यूट, यानी कि HTML का एट्रीब्यूट जो होता है हम लोग केमल केस में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको कबाब केस में लिखा जाता है। तो उसे अलाइन करने के लिए हमें यहाँ फीचर प्रोवाइड किया गया है कि आप केमल केस में तो लिख सकते हैं, जैसा भी आपको दिख रहा है फुल नेम का N कैपिटल, लेकिन आप केबाब केस में भी लिख सकते हैं, यानी कि फुल डैश नेम करके भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी आपका काम करेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना होता है, यूज़ ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट, जहाँ आप डिफाइन करते हैं वहीं पर, यानी कि जहाँ पर आप डिक्लेयर करते हैं वहीं पर इसको यूज़ करना होता है। तो इन चाइल्ड कंपोनेंट में हमें इसको यूज़ करना है, बिकॉज हमने चाइल्ड कंपोनेंट इसको डिक्लेयर किया हुआ था। तो टेम्पलेट टैग के अंदर बस फुल नेम लिखिए और वह आपका यूज़ हो जाएगा। जो भी आप डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में चलाते हैं। हमने डिफाइन किया था या डिक्लेयर किया था फुल नेम नाम का एक प्रॉप, तो वो ऑटोमेटिकली उसके टेम्पलेट में जाता है, जो कि आप फुल नेम लिख कर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में आसानी से इसका जो भी वैल्यू होगा, जैसे सोनम कुमारी, तो उसको आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉप का बेसिक स्ट्रक्चर है, डिक्लेयर करना है, पास करना है और यूज़ करना है, बस इसको याद रखिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि app.view हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट हो गया, जिसमें हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर में एक चाइल्ड कंपोनेंट हमारा हेलो नाम का है, hello.view, उसका हमने पहले इंपोर्ट किया और इसको टेम्पलेट टैग के अंदर में कुछ इस तरीके से लिखा, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने पास भी किया हुआ है एक प्रॉप, जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। हमारे पास एक और कंपोनेंट है hello.view, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। वाई इट इज़ चाइल्ड कंपोनेंट, बिकॉज इसको हमने लिखा हुआ है app.view के अंदर में, app.view के अंदर में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि app.view के लिए hello.view एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, और hello.view के लिए app.view एक पेरेंट कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनता है, आप देख कर भी कह सकते हैं हमने app.view के टेम्पलेट टैग के अंदर में हेलो को लिखा हुआ इंपोर्ट करके, तो app.view पेरेंट बन जाता है चाइल्ड hello.view का। बस एक छोटा सा रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना होता है।
तो चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर में अपना डिक्लेयर करते हैं प्रॉप्स। हमने यहाँ पर किया कॉन्स्ट प्रॉप्स, डिफाइन प्रॉप्स और फुल नेम। फुल नेम यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने केमल केस में लिखा हुआ है, और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर में हमने टेम्पलेट टैग के अंदर में फुल नेम सोनम कुमारी लिखा। तो नाम आप देख सकते हैं कि सेम हमने लिखा हुआ है, केमल केस में ही है दोनों। लेकिन आप चाहें तो अपने पेरेंट कंपोनेंट के टेम्पलेट टैग के अंदर में जो अपने फुल नेम लिखा उसको आप केबाब केस में भी लिख सकते हैं। कोई इसमें गलत नहीं होगा, कोई भी आपका एरर नहीं आएगा, वो सही तरीके से काम करेगा। यहाँ पर केमल केस में ही रहेगा, चाइल्ड कंपोनेंट में आपका केमल केस में ही रहेगा, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट के टेम्पलेट टैग में आप इसको केबाब केस में लिख सकते हैं। सो डिक्लेयर करने के बाद स्क्रिप्ट हमने बंद किया। अभी जो भी आप डिक्लेयर करते हैं, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट हमने डिक्लेयर किया प्रॉप, वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में एक्सेस होने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिक्लेयरिंग प्रॉप कहलाता है, ये पासिंग प्रॉप, और यहाँ पर हम लोग ये यूजिंग प्रॉप्स देख रहे हैं। तो ये 3 स्टेप है जब को फॉलो करना है। ये ऑर्डर में नहीं है, आप मतलब किसी भी ऑर्डर में आप हो सकता है कि आप पहले पास करें, फिर डिक्लेयर करें, फिर यूज़ करें, या फिर पहले डिक्लेयर करें, फिर पास करें, फिर यूज़ करें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है इसमें। कुछ पॉइंट्स जो आप ध्यान में रखिए कि डिक्लेयर्ड प्रॉप्स आर ऑटोमेटिकली एक्सपोज टू द टेम्पलेट, यानी कि जो भी आपने डिक्लेयर किया, जैसे हमने फुल नेम यहाँ पर डिक्लेयर किया चाइल्ड कंपोनेंट में, ध्यान दीजिएगा hello.view फाइल में। तो जब हमने एक डिक्लेयर किया है फुल नेम प्रॉप, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोज होता है टेम्पलेट में, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं फुल नेम लिखकर। और इसका वैल्यू क्या है, सोनम कुमारी, जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट से पास हो रहा है। तो वो आपको दिखाई देगा आपके टेम्पलेट में, यानी कि वेब पेज में दिखाई देगा। प्रॉप्स नेम आर रिटर्न यूजिंग केमल केस। प्रॉप्स का जो नाम होता है वो केमल केस का यूज़ किया जाता है उसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डिक्लेयर करते वक्त केमल केस का यूज़ किया हुआ है आपको, लेकिन मैं जैसे आपको बताया था कि पेरेंट में आप टेम्पलेट टैग के अंदर इसको केबाब केस भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिक्लेयर करते वक्त उसको केबाब केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट में केबाब केस आपका नहीं चलेगा, और डैश देने से वो स्पेस ले लेगा, तो वहाँ पर आपका नहीं चलेगा। इसलिए आपको यहाँ पर केमल केस यूज़ करना होता है। चाइल्ड कंपोनेंट में आपको केमल केस यूज़ करना है, लेकिन पेरेंट में आप केमल केस या फिर केबाब केस यूज़ कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं डिक्लेयर करने के बारे में, जो हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में अभी तक कर रहे थे। व्यू कंपोनेंट्स रिक्वायर एक्सप्लिसिट प्रॉप्स डिक्लेरेशन सो दैट व्यू नोज व्हाट एक्सटर्नल प्रॉप्स पास टू द कंपोनेंट शुड बी ट्रीटेड एज फॉल थ्रू एट्रीब्यूट्स। तो व्यू कंपोनेंट में एक्सप्लिसिटली आपको डिक्लेयर करना पड़ता है प्रॉप को, तभी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने चाइल्ड कंपोनेंट में भी एक डिक्लेयर किया था फुल नेम का, तो डिफाइन प्रॉप्स लिख के आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ये व्यू कंपोनेंट का रूल है, जिससे कि इसको समझ में आए कि फॉल थ्रू एट्रीब्यूट क्या, किस तरीके से ट्रीट करना है, वो आपको इसको समझ में आता है। अभी फॉल थ्रू एट्रीब्यूट अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको इसका एक सेपरेट टॉपिक बता दूंगा। फॉल थ्रू एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। प्रॉप्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग डिफाइन प्रॉप्स माइक्रो, तो इसका यूज़ किया जाता है डिक्लेयर करने के लिए प्रॉप्स को, जो कि हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में। डिफाइन प्रॉप इज अ कंपाइल टाइम माइक्रो, ये कंपाइल टाइम माइक्रो है दैट इज ओनली अवेलेबल इनसाइड स्क्रिप्ट टैग एंड डज नॉट नीड टू बी एक्सप्लिसिटली इंपोर्टेड। इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास अवेलेबल होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर में, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रॉप्स को डिक्लेयर करने के लिए, या फिर डिफाइन करने के लिए भी आप कह सकते हैं। डिफाइन प्रॉप्स आल्सो रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स ऑल दी प्रॉप्स पास टू दी कंपोनेंट सो दैट वी कैन एक्सेस देम इन जावास्क्रिप्ट इफ नीडेड। अगर आप स्क्रिप्ट टैग में चाहें तो एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखते थे कॉन्स्ट प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, तो वो जो प्रॉप्स होता था, जो एक प्रॉपर्टी आप उसको कह सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जितना भी आप प्रॉप्स डिफाइन कर रहे हैं वो सारा रहता है। वो आप कंसोल करके देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूंगा उसको आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी वजह से, अगर आप करना चाहें तो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये हमने डिफाइन किया कॉन्स्ट प्रॉप्स, तो ये जो प्रॉप्स है ये एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है जिसपे सारे प्रॉप्स हैं, और यहाँ डिफाइन प्रॉप्स हमारा क्या है, एक माइक्रो है, कंपाइल टाइम माइक्रो है, और इसके अंदर में हमने लिखा है स्ट्रिंग ऑफ एरे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप फुल नेम लिखा है, फुल नेम डबल कॉट के अंदर में आप कॉमा देकर लास्ट नेम या फिर जो भी और भी प्रॉप्स होंगे वो सारा आप कॉमा देकर इसमें लिख सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। ये हो सकता है स्ट्रिंग ऑफ एरे हो सकता है। इसमें आप देखिए, इसे मैंने कहा कि इसमें मल्टीपल भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम लिखा, फिर लास्ट नेम लिखा, फिर और भी हो सकते हैं, एज हो सकता है, कंपनी नेम हो सकता है, और रोल नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉप्स हो सकते हैं, जो आपको देखना चाहें वो दे सकते हैं। अभी पासिंग प्रॉप्स देख लेते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इसमें आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे पासिंग प्रॉप किस किस तरीके से हो सकता है। सो हमने यहाँ पर एक बनाया हुआ है स्क्रिप्ट सेटअप लिखा मैंने, और इंपोर्ट किया रेफ को मैंने, और इंपोर्ट किया है चाइल्ड कंपोनेंट का, आप देख सकते हैं हेलो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट बनेगा। एक हमने यहाँ पर अपना एक प्रॉपर्टी बनाया हुआ है फर्स्ट नेम, जिसमें हमें सोनम दिया हुआ है स्ट्रिंग। उसी तरीके से ये हमारा स्क्रिप्ट बंद, और टेम्पलेट में हम लोग इसको पास करते हैं कुछ इस तरीके से हेलो
फुल नेम इक्वल सोनम कुमारी, हमने यहाँ पर सोनम कुमारी एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। और फुल नेम जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा एक प्रॉप है जिसमें हम लोग यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। ये पेरेंट कंपोनेंट है, जो डेटा हमारा पास होगा चाइल्ड कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में डिक्लेयर किया गया होगा और यूज़ किया होगा, जब हमने ऑलरेडी देखा। तो यहाँ पास करने की बात हो, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं। तो फुल नेम इक्वल सोनम कुमारी लिखा, तो ये डेटा चला जाएगा फुल नेम में, उसको वो टेम्पलेट में, अपने चाइल्ड कंपोनेंट के टेम्पलेट में वो उसको डिस्प्ले करवा सकता है अपने टेम्पलेट में लिख के। इसको कहते हैं स्टैटिक प्रॉप। ये वैल्यू हमारा स्टैटिक है। इसी तरीके से फुल नेम, यहाँ कबाब केस में मैंने आपको दिखा हुआ कि केमल केस में तो आप लिख ही सकते हैं फुल नेम को, आप उसमें कबाब केस भी लिख सकते हैं, कुछ हमने यहाँ पर देखा फुल डैश नेम लिखकर, ये भी स्टैटिक प्रॉप है। अब डायनेमिक प्रॉप भी लिख सकते हैं। डायनेमिक प्रॉप लिखने के लिए आपको कॉलन लिखने के वी बाइंड का यूज़ करना होता है, तो कॉलन लिखना है और फर्स्ट नेम लिखा। यहाँ पर फर्स्ट नेम आप कबाब केस में या केमल केस में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कबाब केस में लिखा, मैं आगे कबाब केस ही लेकर चलूँगा। यहाँ जो फर्स्ट नेम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में फर्स्ट नेम हमारा रेफ वेरिएबल यानी कि रिएक्टिव वेरिएबल है, जो आप ऊपर में फर्स्ट नेम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में देख रहे हैं फर्स्ट नेम, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये फर्स्ट नेम, ठीक है। जैसे सोनम कुमारी हमारा एक स्ट्रिंग है, स्टैटिक वैल्यू है ये, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है वह फर्स्ट नेम हमारा चल के आएगा कहाँ से, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जो हमने लिखा है फर्स्ट नेम का वैल्यू सोनम, वह चल के आएगा और ये पास होगा डेटा हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में। लेकिन इसके लिए आपको इसमें वी बाइंड का यूज़ करना होता है, जैसे कॉलन का यूज़ करना होता है। तो आप स्टैटिक प्रॉप भी लिख सकते हैं और डायनेमिक प्रॉप भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आप स्ट्रिंग ही लिख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं और उसको भी पास कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बूलियन वगैरह सब कुछ आप पास कर सकते हैं। टेम्पलेट यहाँ पर बंद। वन वे डेटा फ्लो क्या होता है इसमें देखिए, ऑल प्रॉप्स फॉर्म वन वे डाउन बाइंडिंग बिटवीन द चाइल्ड प्रॉपर्टी एंड द पेरेंट वन। व्हेन द पेरेंट प्रॉपर्टी अपडेट इट विल फ्लो डाउन टू द चाइल्ड बट नॉट द अदर वे अराउंड। यानी कि जब आपका जो आप पेरेंट से, देखिए इसमें पेरेंट से चाइल्ड के बीच में रिलेशन बनता है, तो जो आप पेरेंट से पास करते हैं वो चाइल्ड के पास जाता है। तो पेरेंट में अगर कोई चेंजेस होगा उस प्रॉप में तो वह पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली चाइल्ड के पास। लेकिन अगर चाइल्ड में कोई आप चेंजेस करेंगे उस प्रॉप में तो वो पेरेंट के पास नहीं आएगा। तो ये वन वे डेटा फ्लो होता है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, ये ध्यान में रखिए। Every time the parent component is updated, all props in the child component will be refreshed with the latest value। जब भी आप parent component में चेंज करेंगे prop के किसी वैल्यू में तो child component का prop रिफ्रेश होगा, यानी कि लेटेस्ट वैल्यू उसमें आएगा। ये यहाँ पर कहा क्या है, you should not attempt to mutate a prop inside a child component। if you do, view will warn you in the console। यानी कि अगर आप child component में किसी prop के वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो व्यू आपको वार्निंग देगा, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रॉप्स आर रीड ओनली। सो ये ध्यान में रखिए। एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ, डिफाइन किया हमने चाइल्ड कंपोनेंट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, हमने डिक्लेयर किया प्रॉप। अब हम लोग ये इसको रीडिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इसमें वैल्यू को चेंज करें। जैसे प्रॉप्स लिखा, प्रॉप्स में सारे प्रॉप्स चले आते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर में, तो प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर राहुल इसको रीनेम करें, मान लीजिए कि फर्स्ट नेम सोनम पास हुआ होगा पेरेंट से चाइल्ड में, उसको हम लोग यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से राहुल करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें वार्निंग देगा, डोंट डू दिस बिकॉज प्रॉप्स आर रीड ओनली। तो ये रीड ओनली होता है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको इसको चेंज करने की। तो इस तरह के दो केसेस होते हैं जब आप, मतलब दो तरीके हैं जब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वह तरीके देख लीजिए। पहले इतना समझ लीजिए कि जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, इसमें पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाता है, जो भी वैल्यू होता है वह चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं आता है, वन वे डेटा फ्लो होता है इसमें, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। सो ध्यान रखना है कि चाइल्ड में आपको मैनिपुलेट नहीं करना है, वरना आपको वार्निंग मिलेगा। आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं पेरेंट में, बिकॉज पेरेंट वैल्यूज़ को पास करता है चाइल्ड की तरफ, ये ध्यान में रखिए। अभी कुछ केसेस देखिए, जैसे कि द प्रॉप इज यूज टू पास इन एन इनिशियल वैल्यू, द चाइल्ड कंपोनेंट वांट्स टू यूज इट एज अ लोकल डेटा प्रॉपर्टी आफ्टरवर्ड। In this case, it's best to define a local data property that uses the prop as its initial value। देखिए जो prop parent से child में आया, वो child चाहता है कि लोकल प्रॉपर्टी के रूप में इसको यूज़ करे, तो उसको यूज़ कर सकता है और उसको मैनिपुलेशन भी कर सकता है। इस केस में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि चाइल्ड कंपोनेंट में हमने डिक्लेयर किया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक डेटा प्रॉपर्टी अपना बना दिया लोकल, कॉन्स्ट एफ नेम इक्वल रेप प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो फर्स्ट नेम का होगा, मान लीजिए कि पेरेंट से सोनम आ रहा है तो सोनम एफ नेम में से आएगा। जब आप एफ नेम को मैनिपुलेट करना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई इशू
इसमें नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यू कैन यूज़ इट एज अ लोकल डेटा प्रॉपर्टी। ये लोकल डेटा प्रॉपर्टी के तौर में आप यूज़ कर सकते हैं, एफ नेम का यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉप अपडेट, यानी कि फ्यूचर प्रॉप से ये डिसकनेक्ट हो चुका है, यानी कि प्रॉप पेरेंट कंपोनेंट में अगर कोई चेंज होगा तो वह आपको एफ नेम में देखने को नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए। एक और केस होता है जब आप इसको चेंज करना चाहेंगे या कर सकते हैं, द प्रॉप इज पास्ड इन as a raw value that needs to be transformed. In this case it's best to define a computer property using the props value. कंप्यूटर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हम लोग कंप्यूटर प्रॉपर्टी इस तरीके से बना सकते हैं। कॉन्स्ट फुल नेम कंप्यूटर प्रॉपर्टी हम लोग बना रहे थे, कंप्यूटर हमने लिखा और यहाँ पर प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम करके हमने फर्स्ट नेम को एक्सेस कर लिया, फिर प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम को एक्सेस करके हमने लास्ट नेम को एक्सेस कर लिया और दोनों को कंबाइन करके हमने अपना एक नया प्रॉपर्टी बनाया है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी, जो कि फुल नेम का होगा। फुल नेम को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि यू कैन यूज़ इट इन अ कंप्यूटर प्रॉपर्टी, इट ऑटो अपडेट्स व्हेन दी प्रॉप्स चेंज। ये आप ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर में आपको ये ऑटो अपडेट्स व्हेन दी प्रॉप्स चेंज। तो ये दो केसेस होते हैं जब आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं चाइल्ड में। यहाँ पर मैनिपुलेट एक्चुअली हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको बस तरीका है उसको यूज़ करने का चाइल्ड कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं। तो लोकल डेटा प्रॉपर्टी बना लीजिए अपने प्रॉप का, या फिर कंप्यूटर प्रॉपर्टी बना लीजिए अपने प्रॉप का। इस तरीके से आप अपने चाइल्ड कंप्यूटर में इसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर। बट चाइल्ड कंप्यूटर में प्रॉप को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करना है, वरना वो आपको वार्निंग देगा। सो काफ़ी थ्योरी देखा हमने, अभी इतना थ्योरी का प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आई थिंक प्रॉप वैलिडेशन, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे कि डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे करके। मतलब अभी तो हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन प्रॉप्स में एरे लिख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स में हमें एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि आप उसमें वैलिडेशन दे सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना देखते हैं जितना हमने अभी तक थ्योरी देखा। तो एक बनाते हैं प्रोजेक्ट npm init व्यू लेटेस्ट लिख दिया मैंने, लेटेस्ट होता है ना, लेटेस्ट इंटरप्रेस करते हैं। और यहाँ पर आपको पूछेगा कि ये प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना था, CH27 आई बिलीव होगा, हाँ 26 तक हमने देखा। तो इंटरप्रेस करते जाइए, ये आपका CD CH27 करके इसके अंदर जाना है, npm i लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। सारे पैकेज को इंस्टॉल करने देते हैं। उसके बाद हम लोग अपना स्टार्टर पैकेज लेंगे ये वाला, और फिर अपना काम शुरू करेंगे। जो भी हमने अभी तक थ्योरी देखा था उस सब का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉप समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये समझ देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में कंपोनेंट किस तरीके से हमारी हेल्प करता है बेहतर तरीके से एप्लीकेशंस क्रिएट करने में। सो ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको नीचे कर देता हूँ, मैं इसको रन करूँगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर स्टार्टर में पहले आते हैं, स्टार्टर से हम लोग ये कंपोनेंट ले लेंगे और ये app.view दोनों को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर आना इसको कंपोनेंट को और app.view को दोनों को डिलीट कर देते हैं, और जो कॉपी किया इसको पेस्ट कर देते हैं। एसेट से तीनों ही हटा देता हूँ, CSS का फाइल, और रिमेन से हमें ये हटाना पड़ेगा बिकॉज हमने इसको डिलीट कर दिया इस फाइल को। इसको सेव कर दीजिए। अभी इसमें क्या है, अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रिलेशनशिप बिटवीन। इसको रन कर लेते हैं एक बार ज़रा, npm रन टैब किया, ये हमें एम्प्टी दिखेगा, एम्प्टी बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, टेम्पलेट हमारा खाली रहेगा। कंसोल करके कोई वार्निंग रहेगा तो यहाँ पर दिखेगा। सो इसमें क्या, इसमें रिलेशन है हमारा पेरेंट और चाइल्ड का, आप देख सकते हैं। ये हमारा hello.view जो है, इसको इधर कर देता हूँ मैं। ये app.view की पहले बात करें तो app.view में हमने क्या किया, हेलो कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और इसके टेम्पलेट में यहाँ पर हेलो लिखा हो, यानी कि हेलो चाइल्ड है, बिकॉज इसके अंदर में लिखा है हमने हेलो को, तो हेलो यहाँ चाइल्ड बन जाता है। और ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हमारा app.view कंपोनेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के ध्यान में रहिए। ये app.view है और ये है पेरेंट कंपोनेंट। ओके, ये पेरेंट कंपोनेंट है app.view, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से hello.view ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और चाइल्ड, ये माफ कीजिएगा, ये हमें hello.view लिखना है, और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, सो रिलेशनशिप क्लियर रखिए, ये चाइल्ड कंपोनेंट है और ये पेरेंट कंपोनेंट है। वाई, बिकॉज चाइल्ड कंपोनेंट को हमने इसके टेम्पलेट टैग में यहाँ पर मेंशन किया है इंपोर्ट करने के बाद। सो ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाता है। अभी देखिए कि प्रॉप कहाँ पर यूज़फुल होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक टैग लिखता हूँ, H1 लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, और नेम में मैंने लिखा सोनम, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे अभी, तो हमें ये रेंडर होगा हमारा, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया, तो यहाँ से रेंडर होगा, और यहाँ पर इसको हमने इस में माउंट होने के लिए दे दिया, तो हमारा ये चलेगा सही तरीके से, एक्सपेक्टेड जैसा है वैसा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेलो, मतलब नेम सोनम, बहुत अच्छी बात है। अब आपको जितनी बार चाहिए ये यहाँ जो कुछ भी हो टेम्पलेट में, जो कुछ भी, सिर्फ एक टैग की बात नहीं आ रही, जो कुछ भी हो वो अगर मल्टीपल टाइम चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे।
कुछ इस तरीके से। जितनी बार किया मैंने, कितनी बार कर दिया मैंने, ये 3 तो 5 बार मैंने कर दिया। इसको सेव करेंगे तो ये 5 बार आपको दिखाई देगा नेम सोनम, नेम सोनम। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कंपोनेंट का मीनिंग यही होता है कि एक बार आपने बनाया और उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ जहाँ भी इसका यूज़ करना हो, जहाँ जहाँ भी इसका यूज़ किया जा सकता है वहाँ। तो कंपोनेंट का मीनिंग ये होता है और कंपोनेंट को बनाया इसीलिए जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे अलग अलग नाम चाहिए हर एक में, बिकॉज ये ज़्यादातर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि सभी में सोनम ही दिखेगा नाम। तो इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए, फिर यहाँ पर फीचर प्रोवाइड करने के लिए आप इसको डेटा को डायनेमिक कर सकें या फिर डायनेमिक इस वैल्यू को बना सकें, इसीलिए वैल्यू में हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलता है प्रॉप का। प्रॉप का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप अलग अलग डेटा, अलग अलग हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग डेटा भेज सकते हैं पेरेंट से चाइल्ड के पास। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कि यहाँ नेम हम लोग चेंज कर देंगे। तो नेम आप इसे मैं कोई बस एक बेसिक सा पहले एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि वाई प्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट। नेम लिखा और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं सोनम। तो ये पहले वाले के लिए सोनम है, ये ठीक है। दूसरी बार जब ये चले तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और इसका नाम रहे, जैसे राहुल रहे। फिर मैं चाहता हूँ कि जब तीसरी बार ये रहे तो ये कुछ और नाम रहे, यहाँ पर सुमित रहे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं 2 हटा देता हूँ, इतना नाम काफ़ी है। फिर लिख देता हूँ, जब लिख दिया है तो सुमित, यहाँ पर देते हैं रोहन, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं अली। और ये सब मैंने लिख दिया। अभी हम लोग ये सिर्फ हमने पास किया, यानी कि यहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा, बट ऐसे नहीं आता है। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉन्स्ट लिखा, फिर प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और इसके अंदर में आपको लिखना होता है नेम। और फिर ये वाला जो है यहाँ पर इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ नेम वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसको सेव करेंगे, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेगा। देखिए इसी अलग अलग नाम। तो ये हो पाता है किसकी वजह से, प्रॉप्स की वजह से। हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रॉप क्यों यूज़ करना है उसके बारे में जानकारी थी। इसको हटा देता हूँ, ये हम लोग इस एग्जाम्पल में काउंट नहीं करेंगे। बस ऐसे मैंने दिखाया कि वाई प्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट, ये हमने देख लिया। अभी हम लोग अपना मेन एग्जाम्पल देखेंगे, जो हमने थ्योरी में देखा उसमें से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा वह रहेगा स्टैटिक प्रॉप। तो हम लोग स्टैटिक प्रॉप यहाँ पर देखेंगे, स्टैटिक प्रॉप कैसे बनाते हैं। ये हमने स्टैटिक प्रॉप लिखा। अभी यहाँ पर स्टैटिक प्रॉप किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, सिंपल सा, जैसे हम लोग हेलो, ये पहले तो ये कंपोनेंट हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर से प्रॉप पास किया था, तो पास आप करेंगे, जैसे कि हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ से एक प्रॉप फुल नेम। ये मैंने केवल केस में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। और यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा एक स्ट्रिंग जो कि है सोनम कुमारी। ये हमने पास किया कहाँ पर, इस कंपोनेंट में, हेलो कंपोनेंट में पास किया। यहाँ पर हेलो कंपोनेंट में लिखा हुआ है तो हेलो कंपोनेंट में ये पास होगा, जाहिर सी बात है। और भी चाइल्ड हो सकते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए कि हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, इस तरीके से अलग अलग व्यू फाइल होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होता है, सबको यहाँ पर लिखते हैं। तो जिस भी कंपोनेंट में आप ये लिखेंगे उस कंपोनेंट में यही डेटा जाएगा, ये प्रॉप पास होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही माइनर चीज़ें हैं। सो इसमें आप पास तो ये हो गया, बट क्या ये इसको इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा, नहीं। इसको कहते हैं पासिंग प्रॉप। ये पास कर दिया हमने, बट ये यहाँ पर एक्सेस हो, इसलिए आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर में। तो चलिए डिक्लेयर करते हैं इसको। डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप माइक्रो का यूज़ करना है, डिफाइन प्रॉप्स। और बिटवीन पैरेंथेसिस यहाँ पर स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एरे लिखा जाता है, मतलब स्ट्रिंग्स का एरे लिखा जाता है। और एरे में लिखते क्या है, मतलब स्ट्रिंग में लिखते क्या है, जो आप यहाँ पर लिखते हैं प्रॉप का नाम वही आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे फुल नेम है तो फुल नेम लिख दिया। अब जो भी आप यहाँ पर प्रॉप नेम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपोज होता है टेम्पलेट में, जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पर नेम, या फिर नेम लिखने के बजाय आप नेम ही लिख देते हैं, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और फुल नेम। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सेव कीजिए। यहाँ से हमने क्या पास किया है, इस प्रॉप में सोनम कुमारी हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर यूज़ किया। तो फुल नेम में क्या वैल्यू आएगा, सोनम कुमारी। इसको रिफ्रेश कीजिए और आपको यहाँ पर दिखाएगा सोनम कुमारी। आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे सोनम कुमारी की जगह सोनम शर्मा कर दिया मैंने इसको सेव किया। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ, देखिए ऑटो रिलोड हो गया, तो यहाँ पर आपको शर्मा दिखाई देगा। तो आप पेरेंट में इसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर वापस से कुमारी कर देते हैं, इसको सेव कर दिया और वापस आपको यहाँ पर कुमारी देखने को मिल जाएगा।
तो ये एक बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पर पास किया, पास कहाँ पर करना है, चाइल्ड में, यानी कि जिस कंपोनेंट में आप इसको लिखा उसमें ये पास होगा। यहाँ पर एक्सेस करने के लिए, यानी कि चाइल्ड में एक्सेस करने के लिए आपको पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे डिक्लेयर करेंगे वैसे ये टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली आपका एक्सेसिबल हो जाएगा, यानी कि एक्सपोज हो जाता है, तब यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो आप यहाँ पर लिखते हैं नाम, जैसे फुल नेम लिखा वही आपको यहाँ पर लिखना है, और जब यहाँ पर लिखते हैं वही एक्सपोज होता है तो आपको यहाँ पर वही चीज़ लिखना होता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि पेरेंट कंपोनेंट में जहाँ टेम्पलेट टैग के अंदर में आप ये लिख रहे हैं, इसको आप केमल केस में लिखने के बजाय केबाब केस में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको इस तरीके से लिखने के बजाय फुल डैश नेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी काम करेगा। यहाँ हमने केबाब केस का यूज़ किया फुल डैश नेम, बट यहाँ पर हमने केमल केस का ही यूज़ किया, ये एज इट इज़ बना हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से अभी भी वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते केबाब केस। अगर मैं इसको फुल डैश नेम ऐसे लिखूँगा तो फिर ये क्या होगा, स्पेस चला आता है, तो ये इशू क्रिएट करता है। तो बेटर होता है कि आप यहाँ पर केमल केस का ही यूज़ करें बजाय केबाब केस यूज़ करने के। जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं, जो भी पास करते हैं और जो भी यहाँ पर आप डिक्लेयर करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप जो पास करते हैं वही डिक्लेयर करते हैं, जाहिर सी बात है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है प्रॉप्स। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें होता क्या है, CLG करके प्रॉप्स। तो इसमें जितने भी होंगे, अभी तो एक ही प्रॉप है तो आपको एक प्रॉप ही दिखेगा, लेकिन हाँ दिखेगा ज़रूर। देखिए यहाँ पर प्रॉक्सी में दिख रहा है फुल नेम सोनम कुमारी, और भी होता तो कॉमा देकर वो सब आपको दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर मल्टीपल भी पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही करना है। आप फुल नेम लिखा फिर एज लिखा, इस तरीके से भी आप पास कर सकते हैं, जो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कि डायनेमिक प्रॉप कैसे पास होता है। ये तो हमने स्टैटिक देखा, अब ये मैं आपको डायनेमिक दिखाता हूँ। तो डायनेमिक प्रॉप के लिए हमें पहले डायनेमिक डेटा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये रेफ को करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम व्यू। क्या इंपोर्ट करेंगे, रेफ या फिर रिएक्टिव? आई थिंक रेफ ही करना पड़ेगा, रिएक्टिव में तो नहीं हो पाएगा, उसमें सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट होता है, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ पर आते हैं और एक बनाते हैं कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल, ये हम लोग केमल केस ले लेते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर रेफ और इसको देता हूँ सोनम। इस तरीके से एक और लेंगे, इसको हम लोग लास्ट नेम बनाएंगे। मैं 2 बना रहा हूँ, आप 1 बनाकर भी इसका एग्जांपल कर सकते हैं, बट एक तो हमने देखा ही, अब 2 का भी देखिए। तो ये हमने 2 बनाए यहाँ पर प्रॉपर्टी, अब देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिसमें सोनम है और दूसरे वाले में कुमारी। अब ये डेटा मुझे भेजना है, बजाय इस तरीके से स्ट्रिंग भेजने के, यहाँ जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसको भेजना है। तो उसको भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए और हेलो यानी कि किस कंपोनेंट में भेजना है वो कंपोनेंट हमने लिखा यहाँ पर, ये सेल्फ क्लोजिंग होगा, और यहाँ पर आपको भेजना है। जैसे कि हमें फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट नेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इक्वल, उसके बाद ये जो फर्स्ट नेम है आपका, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, इसको लिखा, सेव किया। अभी आपने प्रॉप यहाँ से पास किया, इसको यहाँ पर यूज़ किया जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए डिक्लेयर कर दें और देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं। तो इसको कमेंट कर दिया बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ बिकॉज इसका भी कोई यूज़ नहीं है। पहले डिक्लेयर करते हैं, वही सेम लिखेंगे, कॉन्स्ट प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमारा क्या, फर्स्ट नेम और एक था हमारा लास्ट नेम, आई थिंक वो अभी लिख रहा हूँ, लास्ट नेम, दोनों लिख देते हैं। ये डिक्लेयर हो गया मीन्स इसको आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लास्ट नेम लिख देते हैं, लास्ट नेम। हमने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम ही पास किया था आई थिंक, तो इसको लास्ट नेम को भी कर देता हूँ मैं यहाँ से, लास्ट नेम, और ये हो जाएगा लास्ट नेम, तो सेव किया। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमारा ये डेटा जाता है सोनम कुमारी डायनेमिक डेटा, या फिर ये फर्स्ट नेम एज ए स्ट्रिंग पास हो जाता है यहाँ पर, जिससे कि ये यहाँ पर एक्सपोजर के मैं देखेंगे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम में एज ए स्ट्रिंग हमारा आ गया। तो इसको डायनेमिक कैसे बनाना होता है, डायनेमिक बनाने के लिए आपको वी बाइंड का यहाँ यूज़ करना होता है यहाँ पर, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर कॉलन एक दे देना है, इसके आगे कॉलन दीजिए और यहाँ पर भी एक कॉलन दे दीजिए। सेव कर दें, सेव करने के बाद अब ये हमारा एक्चुअल डेटा यहाँ से सोनम कुमारी लेगा और वह पास करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोनम कुमारी आपको देखने को मिल जाता है। सो ये डिफरेंस है और लिखने का तरीका अलग अलग है स्टैटिक प्रॉप और डायनेमिक प्रॉप में, ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। अभी अगर आप इसको कंसोल करते हैं CLG प्रॉप्स, तो यहाँ पर 2 है तो आपको 2 दिखाई देगा। यहाँ पर आइए, देखिए आपको एक फर्स्ट नेम सोनम, लास्ट नेम कुमारी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये डायनेमिक प्रॉप हमारा है। इसको कमेंट करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। इन दोनों को भी मैं कमेंट करता हूँ एक एक करके, इसको भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं।
ये दोनों मैंने कमेंट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर इसको भी कमेंट करते हैं, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। हम लोग अभी देखेंगे कि वन वे डेटा फ्लो उसका क्या मीनिंग होता है और किस किस केसेस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं, और कब आपको मैनिपुलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है वो भी देखेंगे। सो हम लोग पेरेंट में आएंगे सबसे पहले। ये आई थिंक पेरेंट में आने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पेरेंट में आए बिना भी काम हो जाएगा, हमें बस चाइल्ड में रहना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर एक हम लोग डिफाइन करें यहाँ से, इसी को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इस वाले को, इसको हाईलाइट करते हैं, फिर यहाँ से ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सो अभी मान लीजिए कि हमारा डेटा आ रहा है यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम का सोनम कुमारी, ये फर्स्ट नेम के लिए सोनम और लास्ट नेम के लिए कुमारी। इसको हम लोग अगर यहाँ पर रीडिफाइन करते हैं या फिर इसका मैनिपुलेट करते हैं इस डेटा को, तो कैसे करेंगे? प्रॉप्स में हमारा सब कुछ है, जैसे कि मैंने आपको कंसोल में करके दिखाया था कि प्रॉप्स में फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, आपको इसको प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसको इक्वल करें, और इसको अगर सोनम से मैं यहाँ राहुल करने की कोशिश करूँ तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? इसको लिखा, इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये एक तो यहाँ दिखता नहीं है, ऊपर से हमें एक वार्निंग मिलता है कि सेट ऑपरेशन ऑन की फर्स्ट नेम फेल्ड, टारगेट इज़ रीड ओनली। जो आप लिख रहे हो वह टारगेट जो है रीड ओनली है, उसे इस तरीके से डेटा नहीं लिख सकते। सो जो भी यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं उसको आप इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये रीड ओनली होता है। तो ये हमने यहाँ पर कमेंट में लिख दिया है, डोंट डू दिस बिकॉज प्रॉप्स आर रीड ओनली, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन किसी किसी केस में आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो यूज़ करेंगे कैसे? इसको दो तरीके यूज़ करने के। एक पहला तरीका, इसको आप लोकल डेटा प्रॉपर्टी बना लीजिए, तो वह दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट लिखिए और एफ नेम इक्वल, और यहाँ पर रेफ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा आई बिलीव, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम। फिर ये हमारा जो भी फर्स्ट नेम इनिशियल वैल्यू क्या था सोनम, वो हमारा एफ नेम में चला आएगा। फिर आप एफ नेम को नीचे कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं और वह आपका काम करेगा सही तरीके से। सो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को साथ में कमेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक H1 देंगे और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम, या फिर एफ नेम लिखते हैं, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर नेम लिख दी। इसको सेव किया और ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वही सोनम ही आपको देखने को मिलेगा। सो रिफ्रेश करते हैं। इसमें एरर है कि रेफ नॉट डिफाइंड, तो रेफ को हमने इंपोर्ट नहीं किया है, पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रेफ को हमने इंपोर्ट किया, अभी हमारा ये सही तरीके से काम करना चाहिए। देखिए हमें सोनम दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको एफ नेम में असाइन कर रहे हैं और उसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि यू कैन यूज़ इट एज अ लोकल डेटा प्रॉपर्टी बट इट इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉप अपडेट, यानी कि कल को और यहाँ पर कोई चेंज होगा तो वह एफ नेम में आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब ऐसे अगर आप चेंज करेंगे यहाँ पर आकर कि सोनम कर दी से राहुल कर दिया, तो फिर ये तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, तो फिर तो वो तो ऐसे दिखेगा। बट किसी प्रोग्राम के थ्रू अगर वो अपडेट होता है तो फिर वह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये था ये केस वाला। अभी एक दूसरा केस दिखा दो, इसमें कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ का बनाएंगे। कंप्यूटर प्रॉपर्टी में क्या है कि यू कैन यूज़ इट इन कंप्यूटर प्रॉपर्टी, इट ऑटो अपडेट्स व्हेन दी प्रॉप्स चेंज। कंप्यूटर प्रॉपर्टी में बनाना कैसे? जैसे कॉन्स्ट फुल नेम ऐसे लिखा इक्वल। कंप्यूटर प्रॉपर्टी बनाने के लिए कंप्यूटर प्रॉपर्टी पहले इंपोर्ट करना होता है और इसके अंदर में एक फंक्शन होता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि प्रॉप्स में हमारा एक्सेस हो जाएगा फर्स्ट नेम और इसको कॉन्केट कर देंगे, तो हम लोग एक स्पेस देते हैं बीच में और यहाँ पर हमारा फिर प्रॉप्स देकर लास्ट नेम को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। ये लिखा, इसको सेव किया। अभी हम लोग फुल नेम को जहाँ भी लेके जाएंगे ये हमारा कंप्यूट होकर, और हमें देखिए कंप्यूटर हमारा इंपोर्ट हो गया, ऑटो इंपोर्ट। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर चाहें तो इसको फुल नेम करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करूँ अगर फुल नेम तो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फुल नेम लिखना है, फुल नेम। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करने की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है वो अपर केस में करना चाहिए, लोअर केस में करना चाहिए, तो वो सारे फंक्शन अवेलेबल हैं जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी में करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक का थ्योरी हमने देखा था और यहाँ तक हमने प्रैक्टिकल देख लिया। होपफुली आपको प्रॉप का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग वापस से थ्योरी में आएंगे और मैं ये सारी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, ये भी कमेंट कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉप वैलिडेशन आई बिलीव, जिसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रॉप वैलिडेशन की। कंपोनेंट्स कैन स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर प्रॉप्स सच एज टाइप्स, यानी कि टाइप्स इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, किस टाइप का आपका प्रॉप होगा वह आप डिफाइन कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई प्रॉप वैलिडेशन यू कैन प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट with validation requirements to the defined props micro instead of an array of string। तो array of string देने के बजाय आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, ये एक चेंज हमें करने की आवश्यकता है। when prop validation fails view will produce a console warning। जब भी prop का वैलिडेशन फेल होगा तो एक वार्निंग आपको दिखाई देगा आपके कंसोल में।
कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, ऑल प्रॉप्स आर ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स जो होते हैं वो ऑप्शनल, यानी कि अपने प्रॉप्स नहीं भी लिखा तो भी आपका कोई एरर वगैरह नहीं आता इसमें। बाय डिफॉल्ट सभी प्रॉप्स जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, अनलेस रिक्वायर्ड ट्रू आपने इसको किया हो। कहाँ पर किया हो, कैसे किया हो, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। एन एब्सेंट ऑप्शनल प्रॉप्स अदर देन बूलियन विल हैव अनडिफाइंड वैल्यू। सो ऑप्शनल प्रॉप्स अदर देन बूलियन जो भी एब्सेंट रहेगा वह अनडिफाइंड वैल्यू आपको बनाएगा। द बूलियन एब्सेंट प्रॉप्स विल बी कास्ट टू फॉल्स। जो बूलियन होता है, जो भी बूलियन आप लिखेंगे अगर वह एब्सेंट रहता है, वैसा प्रॉप्स जो कि बूलियन जिसका आपने लिखा हो वो अगर एब्सेंट होता है तो उस केस में उसको फॉल्स माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि यू शुड सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर इट इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड बिहेवियर। बूलियन के लिए हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कीजिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। If a default value is specified, it will be used if the resolved prop is undefined. This includes both when the prop is absent or an explicit undefined value is passed. इसका मतलब क्या है कि जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे तो वह कब यूज़ किया जाएगा, वह तब यूज़ किया जाएगा जब आपका जो प्रॉप वैल्यू होगा वह अनडिफाइंड रहेगा, या फिर प्रॉप आपने दिया नहीं, या फिर एक्सप्लिसिटली आपने उसका वैल्यू अनडिफाइंड पास किया, उस केस में भी आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब यूज़ होता है, जब आपका प्रॉप अनडिफाइंड हो या फिर आपने प्रॉप का वैल्यू दिया है, ये प्रॉप आपने लिखा है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया जाएगा। जैसे जो डिफ़ॉल्ट का नेचर होता है बिल्कुल वही यहाँ भी है। एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल हमने कॉन्स्ट प्रॉप डिफाइन प्रॉप्स लिखा, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज़ करें बजाय एरे यूज़ करने के, आप देख सकते हैं। जैसे कि तो फुल नेम हमारा यहाँ पर हो गया, जो प्रॉप का नाम होता है वह प्रॉप नेम हम इसको कह सकते हैं, और स्ट्रिंग यहाँ प्रॉप टाइप हो गया, यानी कि किस टाइप का ये वैल्यू होल्ड करेगा फुल नेम, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि ये स्ट्रिंग टाइप का करेगा। अब इसमें आप नंबर नहीं डाल सकते, नंबर डालेंगे फेल होगा, कंसोल में वार्निंग देखने को मिलेगा। इस तरीके से एज में नंबर लिखा तो नंबर ही लिखा जा सकता है, स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग लिखेंगे कंसोल में वार्निंग मिलेगा। ये पहले नहीं मिलता था, एरे जब आप यूज़ करते थे तब ये चीज़ नहीं था, मतलब वैलिडेशन नहीं किया जाता था, लेकिन आप वैलिडेट कर सकते, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि वैलिडेट हो। अगर आपने कोड लिखा है तो सामने वाले को, मतलब किसी और प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि अगर एज लिखा हुआ है तो वह किस टाइप का वैल्यू होल्ड करेगा, नंबर, तो वह नंबर पास कर पाएगा। अगर सिंपली एज लिख दूँ तो एज तो स्ट्रिंग से भी पास करो तो भी कोई इसमें एरर आएगा नहीं, और नंबर भी तो भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग टाइप डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से कि एज नंबर होना चाहिए, तो उस केस में उसको वार्निंग देखने को मिलेगा, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, वो बेहतर बनेगा और दूसरे प्रोग्रामर को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि किस प्रॉप में किस टाइप का वैल्यू डालना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फुल नेम लिखा, फुल नेम के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग उसमें ऊपर वाले हम लोग क्या करते हैं, फुल नेम के अंदर डायरेक्टली हम लोग टाइप डिफाइन कर देते थे कि ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। बट थोड़ा सा और इसको बेहतर बना सकते हैं आप, अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करें और इसमें टाइप आप इस तरीके से लिखें स्ट्रिंग, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिक्वायर्ड एक मिलता है प्रॉपर्टी, जिसमें आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं कि फुल नेम रिक्वायर्ड है, इसका वैल्यू आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो वार्निंग मिलेगा। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में सोनम शर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक तो वैल्यू पास किया जाएगा। अगर वैल्यू पास किया जाता है तो जो पास किया हुआ रहेगा वह वैल्यू फुल नेम में यूज़ किया जाएगा। अगर पास नहीं किया जाता है या फिर अनडिफाइंड रहता है तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा वह यूज़ किया जाएगा फुल नेम के लिए। ये मीनिंग होता है। एज नंबर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हुआ और ये हमारे यहाँ पर बंद हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे फुल नेम हमने स्ट्रिंग और नंबर दोनों लिखा है, यानी कि मल्टीपल टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। आप ये फुल नेम अब स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर कोई नंबर भी हो सकता है, तो उसे आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डिफाइन कर सकते हैं। एज नंबर समरी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब एक और नया प्रॉप नेम मैंने लिखा है समरी। इसमें टाइप डिफाइन किया मैंने ऑब्जेक्ट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, एरे भी डाल सकते हैं टाइप में और क्या क्या हो सकता है वही थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उस केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखना होता है, डिफ़ॉल्ट रॉ प्रॉप्स, और रिटर्न करना है इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप फंक्शन भी टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से आपको फंक्शन रिटर्न करवाना पड़ेगा। अभी इसमें कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि जैसे इसमें इसकी बात करूँ तो ऑब्जेक्ट और एरे डिफ़ॉल्ट मस्ट बी रिटर्न फ्रॉम अ फैक्ट्री फंक्शन। आपको फैक्ट्री फंक्शन जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया होगा, तो आपको जब आप टाइप में ऑब्जेक्ट या एरे लिखेंगे और उसका अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं तो उस केस में एक फैक्ट्री फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। द फंक्शन रिसीव्स द रॉ प्रॉप्स रिसीव्ड बाय द कंपोनेंट एज द आर्ग्यूमेंट। उसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो अनलाइक ऑब्जेक्ट और एरे डिफ़ॉल्ट, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट्री फंक्शन।
फंक्शन जब आप टाइप लिखते हैं तो उस केस में वो फैक्ट्री फंक्शन आपको नहीं लिखना पड़ता डिफ़ॉल्ट में, बजाय उसके सिर्फ दिस इज़ अ फंक्शन टू सर्व एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सिर्फ ये फंक्शन है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पर सर्व किया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप टाइप डिफाइन करें तब। अभी दिखाता हूँ कि कौन कौन सा टाइप आप लिख सकते हैं। रिटर्न टाइप चेक्स क्या क्या हो सकता है। स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, नंबर का एन कैपिटल होना चाहिए, बूलियन का बी कैपिटल होना चाहिए, एरे का ए कैपिटल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का ओ कैपिटल होना चाहिए, डेटा का माफ कीजिएगा डेट का डेट डी कैपिटल, फंक्शन का एफ कैपिटल और सिंबल का एस कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा आप कस्टम क्लास लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नल और अनडिफाइंड वैल्यू अगर आप लिखेंगे, मतलब नल एंड अनडिफाइंड वैल्यू विल अलाउ एनी टाइप। नल और अनडिफाइंड वैल्यू अगर रहेगा तो वह किसी भी टाइप में होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि रिक्वायर्ड आपका ट्रू नहीं रहना चाहिए उस केस में, वरना आपको वार्निंग दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखना है और बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। एक और बूलियन कास्टिंग है जो मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। कुछ और चीज़ें होंगी जो मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा। थ्योरी मैंने लिख दिया हुआ है, पीपीटी में आप उसको पढ़ पाएंगे। सो बात कर रहे हैं प्रॉप वैलिडेशन की। तो अभी पेरेंट कंपोनेंट में हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कमेंट में लिख देते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉप वैलिडेशन। ओके, सो यहाँ पर आता हूँ मैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, हेलो, जो हम लोग अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं, हेलो लिखा और फुल नेम इक्वल, ये डायनामिक नहीं है, याद रहिए स्टैटिक हमने लिखा हुआ है, नाम सोनम कुमारी मैंने लिखा और इसको सेव कर दिया। यहाँ एक और लिख देता हूँ मैं एज, और एज हम लोग देते हैं कितना देंगे 27, सोनम की एज है 27 मैंने लिखा। और इसको क्या करना, इसके हमने सिर्फ भी पास किया, पास करने के बाद इसको डिफाइन करना होता है। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन है ऑलरेडी, बट ये वाला मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग अपना करेंगे प्रॉप वैलिडेशन का प्रॉप वैलिडेशन, और इसी को कमेंट कर दी, मतलब कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। प्रॉप्स डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ था मैंने, फुल नेम, तो फुल नेम यहाँ कीमल केस में लिखना है और ये हमारा एज हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें मैंने लिखी। और अभी ये हमारे लोग नॉर्मली करते हैं, एरे बनाते हैं और उसके अंदर में स्ट्रिंग लिखते हैं और फिर हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे यहाँ पर आते हैं, इसमें लिखता हूँ प्रॉप वैलिडेशन, और यहाँ पर अगर एक H1 लिखूँ और सिंपली यहाँ पर लिख दूँ नेम, और यहाँ पर फुल नेम लिखते हैं, फुल नेम, और साथ में एज भी लिख देता हूँ, तो कॉमा देकर लिखते हैं, कॉमा एज, और एज हमने ऊपर में लिखा और डिफाइन करके, तो ऐसे लिख देना। अब इसमें क्या होगा, जो पास हो हमारा वैल्यू सोनम कुमारी और एज 27, ये चलाएगा यहाँ पर फुल नेम और एज में, और ये हमें दिखाई देगा अपने टेम्पलेट में। ये इजी बीजी है, ये हमने देखा हुआ है, ये हमें दिखना चाहिए। इसको रिफ्रेश करें, देखिए सोनम कुमारी और एज 27 हमें दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि फुल नेम में सिर्फ स्ट्रिंग ही आएगा या फिर एज में नंबर ही आ रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी वार्निंग हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ से अगर कोई नंबर पास कर दूँ, कोई नंबर मैंने जैसे कि ये लिखा 1 2 3 4 5, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नेम की तरह ट्रीट किया जाएगा फुल नेम में, और 1 2 3 4 5 इसका नाम बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कम से कम एक वार्निंग दिखना चाहिए कि भाई आपने नंबर यूज़ किया हुआ है, तो क्या वाकई ये नंबर है या फिर ये स्ट्रिंग है। ये तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको कॉट में लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग। फिर इस केस में ये गलत हो गया, एज नंबर में होना चाहिए। दोनों में से किसी का भी आप एग्जाम्पल लीजिए, हमें सही टाइप नहीं मिल रहा है। सो अगर मैं इसको वापस से सोनम कुमारी कर दूं, तो इस केस में ये नाम है, स्ट्रिंग है, ये ठीक है, बट फिर ये गलत हो जा रहा है, ये नंबर नहीं आ रहा, ये नंबर नहीं आ रहा। मीन्स अगर मैं एज में यहाँ पर ABCD भी लिख दूँ तो भी ये चलेगा। देखिए ये लिख दिया, सेव कर दिया, फिर ये ABCD इस तरीके से देखिए, बट एज तो इस तरीके से नहीं होता, एज तो नंबर होता है, तो फिर गड़बड़ हो गया। तो किसी को भी आप लीजिए, लेकिन हमारा सही टाइप हमें नहीं मिल रहा, और ना ही हमें कोई वार्निंग मिलता है, ना ही कोई एरर मिलता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है प्रॉप वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। प्रॉप वैलिडेशन के लिए आपको ये नहीं करना है, ध्यान रहे कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना। मैं कमेंट में लिख दूँ क्या, एक कमेंट लिख अगर मैं पाऊँ तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं, डोंट डू दिस। तो ये नहीं करना, इसके वजह क्या करना है, कॉन्स्ट लिखिए प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बजाय आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज जिस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर आपका जो प्रॉप नेम होगा वह लिखेंगे, तो हमारे केस में फुल नेम है। अब प्रॉप टाइप ये किस टाइप का वैल्यू रखेगा, तो स्ट्रिंग रखेगा, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया। इस तरीके से दूसरा हमारे पास है एज, तो ये किस टाइप का रखेगा, नंबर, तो नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप
यहाँ से स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, या फिर यहाँ से अगर आप नंबर पास नहीं करेंगे, अभी ABCD कर देता हूँ मैं, अगर आप यहाँ से नंबर पास नहीं करेंगे तो उसके इसमें आपको वार्निंग देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ ये वाला जो फुल नेम में आएगा ये ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं एज के लिए, जबकि एज के लिए हमने नंबर यहाँ पर कहा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर ये शो तो होगा बिकॉज जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर ये शो होगा, लेकिन आपको एक वार्निंग मिलेगा। इसमें कहेगा इनवैलिड प्रॉप, टाइप चेक फेल्ड फॉर द प्रॉप एज, एक्सपेक्टेड नंबर विद वैल्यू NN, गॉट स्ट्रिंग विद वैल्यू AB जो भी लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इसको एक्सपेक्ट था नंबर बट इसको आप दे रहे हैं स्ट्रिंग, क्यों ऐसा घपला कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक कम से कम वार्निंग मिल जाए तो हमें समझ में आता है कि हमें यहाँ पर नंबर देना है। अब देखिए नंबर देते कैसे हैं, कैसे यहाँ पर आपको नंबर के बारे में जानकारी मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ मान लीजिए मैंने 27 कर दिया, ठीक है 27 कर दिया, तो अभी हमें लग रहा है कि ये नंबर है बट ये स्ट्रिंग है, ये अभी भी वार्निंग हमें देगा। यहाँ पर हमने नंबर तो दे दिया 27 बट क्या ये वाकई में नंबर है, नहीं। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ अब देखेंगे यहाँ तो नंबर दिख रहा है 27 बट यहाँ अभी भी ये कह रहा है कि टाइप चेक हमारा फेल्ड हो रहा है, ये नंबर एक्सपेक्ट करता है बट आप स्ट्रिंग दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है बिकॉज हम लोग यहाँ से कोर्ट में पास कर रहे हैं 27, तो ये स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, जबकि हमने यहाँ नंबर के लिए लिखा हो। तो नंबर कैसे पास करते हैं, और नंबर नहीं पास करेंगे इसको स्ट्रिंग रहने देंगे तो क्या होगा वह देखिए। अगर मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये एज है, मैं यहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहता हूँ कि एज में +2 हो जाए, तो अभी ये स्ट्रिंग है तो इस केस में क्या होगा 27 यहाँ से आएगा और प्लस किया है तो कॉन्केट होगा 2 यानी कि 272 आपको देखने को मिलेगा एज इसका। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, हमने कहा था कि 27 या फिर जो भी एज आएगा उसमें +2 होना चाहिए और वह हमें दिखना चाहिए वैल्यूएट होकर। तो ये प्रॉब्लम होगा अगर आप इसको स्ट्रिंग ही छोड़ देंगे। तो इसको नंबर कैसे करेंगे, इसको नंबर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको एज में जिसको भी नंबर करना है उसमें आपको सिर्फ कॉलन देना है, बस इसमें कॉलन दीजिए। अभी ये नंबर बन जाएगा, इसको सेव कीजिए। अब ये 27 जो है नंबर आएगा तो ये आपको वार्निंग नहीं देगा। दूसरा +2 किया हुआ था 27 प्लस एग्जैक्टली 2 होकर आपको जो भी इवेल्युएट मिलेगा इवेल्युएट होकर वो 29 मिलेगा। सो रिफ्रेश करके देखिए वार्निंग भी आपको नहीं दिखेगा। सो ये होता है प्रॉप वैलिडेशन, जो हमें प्रॉपर प्रॉप का टाइप बताता है कि क्या आपको लिखना चाहिए। सो उसको ध्यान में रखिए और इसका आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। साथ में ये भी हमने देखा कि अगर नंबर भेजना है तो आपको यहाँ पर कॉलम लिखना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वरना आपका ये स्ट्रिंग के तौर पर चला जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ से ले लेनी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए और चीज़ें देखी जाए कि इसमें और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड वगैरह जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने क्या कमेंट, इसी को देखेंगे, बस यहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से डिफाइन करें। तो प्रॉप्स लिखना है, डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लोग पहले क्या कर देते हैं फुल नेम लिखा और स्ट्रिंग लिख दिया, वैसे ना करके फुल नेम और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आप इसके अंदर में टाइप डिफाइन कर सकते हैं। टाइप मैंने इसका दे दिया स्ट्रिंग, तो ये आप इस तरीके से लिखिए यहाँ पर जो आपने लिखा है एक लाइन में उसको, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, दोनों सेम माना जाएगा। लेकिन इसकी जब आप इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके इसमें आपके पास और भी यहाँ पर पावर आ जाता है कि आप इसको रिक्वायर्ड चाहें तो बना सकते हैं। सो रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, आप ट्रू फॉल्स कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा एज है उसको मैं नंबर ही रहने देता हूँ, उसको भी आप टाइप लिख सकते हैं बट मैंने लिखा नहीं। अभी क्या होगा, अभी हमारा ये फुल नेम आ रहा है स्ट्रिंग, बहुत सही, ये रिक्वायर्ड है, अभी आप इसको हटा नहीं सकते, ये आपको देना पड़ेगा वरना ये आपको वार्निंग देगा। और ये नंबर में आ रहा है, ये भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पर डेटा सही दिखेगा 29 होकर और सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर रिक्वायर्ड है और यहाँ से हम लोग नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होता है वो देखिए। जैसे ये मैंने हटा दिया, इसको नहीं हटाते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार, अभी इसमें से हटा देते हैं। देखिए इसको मैंने हटाया, मैंने इसको सेव किया, तो इस केस में क्या होगा कि ये रिक्वायर्ड है तो हमें एक वार्निंग देगा कि ये रिक्वायर्ड है, आपने दिया हुआ नहीं है। देखिए इसको रिफ्रेश करूँ, नेम या कुछ भी दिखेगा नहीं और यहाँ पर कहेगा मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉप फुल नेम, तो एक वार्निंग दे रहा है। अभी मिसिंग है तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं इसमें, जैसे कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखिए डिफ़ॉल्ट, और जो भी वैल्यू देना है, जैसे कि मुझे सोनम शर्मा देना है, मैंने दे दिया, मैंने इसको सेव किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ किया जाएगा। यहाँ से आप नहीं दे रहे हैं नेम के लिए वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश करते हैं सोनम शर्मा देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो मिसिंग का वार्निंग है वो आपका यहाँ पर बना हुआ रहेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ से दे देते हैं वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, सोनम कुमारी यूज़ किया जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं यूज़ किया, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और रिकॉर्ड वाला एरर तो आएगा ही नहीं बिकॉज हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू। देखिए सोनम कुमारी यूज़ किया जा रहा है और यहाँ रिक्वायर्ड वाला कोई एरर नहीं है। तो ये है, अगर आप करना चाहें तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं, सेम रिक्वायर्ड और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं नंबर,
वो कर सकते हैं। बट एक एग्जांपल देख लिया तो हमें इसका भी समझ में आ जाना चाहिए। अभी ये है प्रॉप वैलिडेशन, जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने देख लिया। अब देखिए बूलियन कास्टिंग, यानी कि बूलियन वैल्यू के साथ कैसे आप वर्क करेंगे उसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ बूलियन कास्टिंग, और यहाँ पर आते हैं, एक हेलो लिखना पड़ेगा, हेलो लिखा, और यहाँ पर हम लोग बूलियन वैल्यू पास करेंगे, जैसे इज़ लॉग आउट, ठीक है, इज़ लॉग आउट लिखा इक्वल, और हम लोग इसको देते हैं वैल्यू क्या, ट्रू। तो हमने ये पास किया, अभी पास किया तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर डिक्लेयर करते हैं, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, कोई यूज़ नहीं है, कमेंट कर दिया, और यहाँ पर बूलियन कास्टिंग देखेंगे। तो यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं बूलियन कास्टिंग, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कॉन्स्ट प्रॉप्स डिफाइन प्रॉप्स, और हम लोग ऑब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे अब से। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पर हम लोग इज़ लॉग आउट जो हमारा प्रॉप नेम है वह लिखा, और इसका हमने टाइप डिफाइन कर दिया कि ये बूलियन टाइप का होना चाहिए। बस इतना ही करना है। अब हम लोग चलिए इसको डिस्प्ले करते हैं, तो इसको कमेंट कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर आते हैं, लिख देते हैं बूलियन कास्टिंग, और यहाँ पर एक h1 लिखना है, और h1 लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं लॉग आउट, और हमने लॉग आउट इज़ लॉग आउट लिखा ना, इज़ लॉग आउट लिखेंगे, इज़ लॉग आउट। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या वार्निंग मिलता है, क्या ये ट्रू ट्रू माना जाएगा या ये स्ट्रिंग माना जाएगा, ये देखना है एक चीज़, बिकॉज हमने यहाँ बूलियन इसका टाइप दिया है, तो ये बूलियन ही मांगेगा, या ट्रू या फिर फॉल्स, स्ट्रिंग नहीं चलेगा, और ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर सिंपल सा फ्लो आपको समझ में तो अब तक आ जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर ट्रू हमें दिखाई दे रहा है, बट हमें साथ में एरर भी दिखाई दे रहा है। ये कहता है कि इनवैलिड प्रॉप टाइप चेक फेल्ड फॉर प्रॉप इज लॉग आउट, एक्सपेक्टेड बूलियन और गॉट स्ट्रिंग। तो बूलियन इसको चाहिए था, आपने स्ट्रिंग दे दिया। तो भाई यहाँ तो हम लोग ट्रू दे रहे हैं, तो इसको बूलियन बनाएंगे कैसे। तो इसको बूलियन बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है। आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें कॉलन लिख देंगे, यहाँ पर आइए और कॉलन लिखिए, इसको सेव कर दीजिए। अब ये ट्रू एक बूलियन वैल्यू माना जाएगा। अब ये हमारा ये यहाँ पर ये ट्रू होगा, मतलब ये हमारा वैलिड माना जाएगा टाइप, और आपको ये वार्निंग नहीं मिलेगा ऐसा। और ये हमें ट्रू तो हमें यहाँ वैल्यू दिखेगा ही, तो वार्निंग नहीं मिलेगा। तो ये ट्रू बूलियन वैल्यू यूज़ करने का तरीका है, ठीक है। इसके अलावा और क्या तरीका, और ये और तरीका बूलियन वैल्यू यूज़ करने का ये है कि आप यहाँ पर कुछ भी मत लिखिए। जब आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो इसको ट्रू माना जाएगा। ये आपको कॉलन भी यहाँ नहीं लिखना, बस आपको सिर्फ ये नाम लिखना है, यानी कि प्रॉप का नाम लिखना है। तो इस केस में भी ये ट्रू माना जाएगा, और बूलियन टाइप ही रहेगा ये, और हमें यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ट्रू दिख रहा है, और यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है। अगर आप इसको भी नहीं लिखते हैं तो फिर ये फॉल्स माना जाएगा। मतलब इसको मैं कमेंट कर दूँ, यहाँ पर इज़ लॉग आउट भी हमने नहीं लिखा, और सिंपली इसको सेव करें, तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको प्रोवाइड कीजिए इज़ लॉग आउट, बट आपने किया नहीं, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा जो कि होगा फॉल्स, और आपको इज़ लॉग आउट यहाँ पर फॉल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आइए, देखिए आपको फॉल्स देखने को मिलता है, कोई वार्निंग नहीं। ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए, जिससे आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। और ये हमारा है बूलियन कास्टिंग। अब देखिए कि एरे और ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पर आना है, और एरे और ऑब्जेक्ट देखिए, एरे एंड ऑब्जेक्ट। सो एरे और ऑब्जेक्ट पास करने के लिए हम लोग सिंपली एक हेलो बनाएंगे, हेलो कंपोनेंट, और यहाँ पर पास करेंगे। तो पास मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिटीज़, ये लिखा सिटीज़ इक्वल, कॉट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, बिकॉज ये एरे है हमारा, सिंगल कॉट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रांची, पहला स्ट्रिंग, दूसरा हमारा बोकारो लिख दिया, और तीसरा मैं लिखता हूँ धनबाद। अभी इसको सेव करते हैं। अभी इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारा ये ख़त्म हो गया, इसको कमेंट कर देता हूँ। कॉन्स्ट लिखा, प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और हमने क्या लिखा, सिटीज़ लिखा हुआ था, और ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट का ओ मैंने कैपिटल में लिखा, ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट नहीं, एरे लिखा हुआ है ना, तो एरे लिखना है, एरे हो गया। अब इसको सेव कर दीजिए। तो हमने ये डिफाइन कर दिया, यहाँ पर सिटीज़, ये जो है सिटीज़, ये हमने सिटीज़ लिखा, और ये एरे टाइप का होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ। इसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं सिंपली यहाँ पर आकर। तो एक h1 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और सिटीज़ लिखते हैं, सिटीज़, और सिंपली इसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो एरे के फॉर्म में देखिएगा, इसमें लूप लगाना पड़ेगा अगर एक एक वैल्यू निकालना है तो। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये एरे बन के आता है या नहीं आता। तो हमने पास किया यहाँ से एक एरे, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने टाइप भी इसका डिफाइन किया है कि एरे अगर नहीं एरे टाइप का आ रहा है तो हमें वार्निंग मिल जाएगा। और यहाँ हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एरे दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर ये एरे, बट ये एरे है नहीं। वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक एरर, एक वार्निंग मिल रहा है कि टाइप चेक फेल्ड फॉर प्रॉप सिटीज एक्सपेक्टेड एरे बट गॉट स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, एरे के तौर पर नहीं। जबकि यहाँ पर आपको देखने से लगेगा कि ये एरे है, बट ये
एरे नहीं है, स्ट्रिंग है। इसको लूप करेंगे तो ये एक एक करके ऐसे ऐसे लूप होगा, RANCHI इस तरीके से लूप होगा। तो हमें तो लूप करवाना एक एक एरे का एक एक एलिमेंट ना, इस तरीके से, तो ये प्रॉपर एरे रहेगा तभी हो पाएगा। सो इसको एरे कैसे बनाएंगे? एरे बनाने का सिंपल सा तरीका, यहाँ पर से सिर्फ आपको क्या करना है, कॉलम दे देना है, वी बाइंड का यूज़ करना है, फिर ये एरे ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये वैलिडेट कर लेगा कि हाँ ये एरे, तो वार्निंग नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रॉपर एरे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए डबल कॉट में अब आपको दिखाई दे रहा है ये एक एलिमेंट, कोई वार्निंग नहीं, यानी कि अब ये एरे है। तो अब हम लोग अगर इसको लूप करें तो हमें ये दिखाई देगा एक एक एलिमेंट। जैसे कि मैं इसी को अगर कॉपी पेस्ट करूं और इसको सिटी कर देते हैं, बिकॉज एक दिखेगा तो सिटी, और यहाँ भी सिटी करना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी कुछ देर में लिखेंगे। तो फिर मैं इसको पूरे को गायब कर देता हूँ। देखिए क्या करना पड़ेगा, V4 का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सिटी इन सिटीज़, इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं V4 का। अभी हम लोग इसको यहाँ प्रिंट कर सकते हो, तो सिटी क्या रहेगा, जो भी सिटी में आएगा वो, तो एक एक एलिमेंट आएगा। यानी कि सिटी में पहले क्या है, पहले है यहाँ पर देखिए रांची, तो रांची दिखेगा, फिर बोकारो दिखेगा, फिर धनबाद दिखेगा, एक एक एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए, देखिए आपको एक एक एलिमेंट देखने को मिल रहा है। ये हो पा रहा है बिकॉज ये एरे, अगर ये स्ट्रिंग में होता तो देखिए कि क्या होता। यहाँ पर आते हैं और इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करना, बस इस कॉलम को हटाना है, बिकॉज ये स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। अभी देखिए कि ये क्या होता है, देखिए एक क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे लूप करवा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको वार्निंग भी बताएगा कि एरे नहीं आपने दे दिया है, स्ट्रिंग। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको काफ़ी ध्यान रखना है जिससे कि आप व्यू में अच्छे तरीके से काम कर सके। अब हमने एरे देख लिया, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट, इसी में पास कर देते। इसमें भी कॉलम देकर लिखना है, तो एम्प्लॉई हमने लिखा अपने प्रॉप का नाम, देन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज होगा, बिकॉज ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट। नेम इसका पहला प्रॉपर्टी, इसका नाम रखेंगे सोनम रख दिया, फिर कॉमा देते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी कंपनी लिखा, और इसका हमने नाम देते हैं HCL, या फिर जो भी अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर आइए और एम्प्लॉई, और ये किस तरीके का है, ऑब्जेक्ट टाइप का था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप इसको अपना जो भी नीचे टेम्पलेट है वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये दो चीज़ मैं कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज ये दिखाने का भी है नहीं। पहले सिंपली अगर एक H1 में एम्प्लॉई को प्रिंट करूँ, एम्प्लॉई, और यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से एम्प्लॉई लिखते हैं, एम्प्लॉई, तो देखिए कि क्या हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट तौर पर दिखाई देता है। कोई वार्निंग नहीं, यानी कि हमारा प्रॉपर टाइप वैलिडेट हो रहा है। इसको अगर डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, डॉट लगाकर हमें इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। डॉट नेम प्रॉपर्टी, तो ये ले लिया। उसी तरीके से एक और है हमारा, इसमें एम्प्लॉई डॉट कंपनी, तो आपने ये ले लिया। आप इसमें लिख सकते हैं, एम्प्लॉई तो लिखा हुआ है, ये कोई नहीं है, बस इतने ही रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा सोनम, यानी कि नेम, डॉट नेम क्या था तो सोनम का जो भी वैल्यू है वह दिखता है, फिर डॉट कंपनी क्या तो कंपनी का जो वैल्यू वह HCL वह दिखता है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं कोई एरे या फिर कोई ऑब्जेक्ट, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बस इसमें इतना ही है कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह होगा हमारा कि कैसे आप बाइंड कर सकते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है बाइंडिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो कमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऊपर आइए, पेरेंट कंपोनेंट में हम लोग हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर आना है और सेम वही लिख देता हूँ मैं। ओके, इसको हटा देते हैं, बाइंडिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाइए, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा, एम्प्लॉय ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कौन सी लिख दिया, कॉन्स्ट और एम्प्लॉय इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर नेम, और इसका वैल्यू देते हैं राहुल दिया इस बार, और कंपनी, और यहाँ पर इसका वैल्यू देते हैं हम लोग HCL, या फिर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के तौर पर आप मल्टीपल वैल्यूज इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको सिंपली आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आइए और हेलो, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू क्या बनेगा एम्प्लॉई, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको लिखना है वी बाइंड और कुछ नहीं, बस वी बाइंड लिखिए। और जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम था एम्प्लॉई था, तो वही एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में जो आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्लॉय नाम का, ये नाम आपको वी बाइंड के साथ यहाँ पर भेजना होता है। जैसे आप इसको भेज देते हैं वैसे ही ये यहाँ चला आएगा। आप इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको डिफाइन कैसे करेंगे भाई, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। क्या हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कर देना, नहीं, वैसे नहीं करना। तो करना कैसे, कॉन्स्ट प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स,
और यहाँ पर आपको एक एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, ठीक है। तो जैसे कि एक आ रहा है नेम हमारा प्रॉपर्टी, तो किस टाइप का रहेगा वो, स्ट्रिंग, तो हमें वहाँ पर वो लिखना है। कंपनी आ रहा है, तो कंपनी किस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग का, तो हमें वो स्ट्रिंग लिखना है। तो जो प्रॉपर्टी होता है उसको हमें यहाँ डिफाइन करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉई यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली एम्प्लॉई लिखेंगे और ऑब्जेक्ट बना देंगे उसको, तो वैसे नहीं करना, बिकॉज एम्प्लॉई नाम का हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ वी बाइंड डायनेमिक एक तरीके से समझिए कि ये है। तो यहाँ जो हमें लिखना है वो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है वही, यानी कि एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी है, इस केस में नेम और कंपनी है, तो उसे हमें यहाँ पर लिखना होता है कि किस किस टाइप का वो हमारा रहे। फिर बाकी जो आप यूज़ करते हैं वो वैसे यूज़ करेंगे जैसे आप अभी तक कर रहे थे, यानी कि नीचे टेम्पलेट में आते हैं। इस दोनों को कमेंट कर देता हूँ, पहले कमेंट किया और यहाँ पर इस तरीके से लिखिए और सिंपली एक एच1 बनाइए एम्प्लॉय, और यहाँ पर आप एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। हमने लिखा हुआ क्या, यहाँ डिफाइन प्रॉपर्टीज में नेम और कंपनी, तो नेम और कंपनी यहाँ एक्सेसिबल होगा, नेम और कंपनी के लिए यहाँ पर कंपनी। सो ये लिख दिया। अभी हम लोग यहाँ से इसको चेक करेंगे, तो ये में रिफ्रेश करते हैं और राहुल और कंपनी का जो भी नाम था वो हमें देखने को मिल जाता। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग डिफाइन करने के बजाय एक ऑब्जेक्ट बनाकर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी पास कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉप भी पास कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से यहाँ पर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर इसका नाम लिख के यूज़ करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊँ कि इसका क्या मीनिंग हुआ, जब आप इस तरीके से यहाँ डिफाइन करते हैं और ये इस तरीके से लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको लॉन्ग तरीके से किस तरीके से लिखा जा सकता है, एक बार वह भी देख लीजिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसको हम लोग एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक अलग तरीके से लिख के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एक एक करके अगर आप पास करते हैं, फॉर एग्जांपल नेम लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको पास करना पड़ेगा राहुल, राहुल लिखा होता तो राहुल पास करना है। फिर अगर कंपनी लिखा होता तो कंपनी, और यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से हमारा हो गया ये क्या, कौन सा, हम HCL, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर स्ट्रिंग है तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी ये स्ट्रिंग के तौर पे, यानी कि नॉन स्ट्रिंग में सिर्फ आपको कॉलम लिखना होता है, स्ट्रिंग वाले में कॉलम यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसका जो मतलब है वह ये है। और स्पेसिफिकली अगर जाना चाहेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक एक आपने यहाँ पर अगर डिफाइन किया प्रॉपर्टी, तो उसको आप यहाँ पर डायनेमिक तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर कॉपी पेस्ट करूँ मैं और इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पर कॉलन लगा दूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप एम्प्लॉई डॉट नेम इस तरीके से लिख पाएँ। ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एम्प्लॉई डॉट कंपनी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर एम्प्लॉई डॉट नेम में क्या है राहुल, तो वह राहुल चला जाएगा। एम्प्लॉई डॉट कंपनी में क्या HCL, तो यहाँ पर HCL चला जाएगा। तो ये ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए ऑब्जेक्ट बनाकर, तीनों का मतलब सेम है और ये आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आइए रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं, सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही हैं। तो बस यही है बाइंडिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का यूज करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करके पास कर सकते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट और हम लोग देखते हैं कि अपना खुद का वैलिडेटर कैसे आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड रहे या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहे, तो हम लोगों को मिलता है बिल्ट इन। बट जैसे कि यहाँ पर मैं देखा था रिक्वायर्ड रहे, ये एक तरह का वैलिडेटर है कि रिक्वायर्ड रहना चाहिए। अगर हमें कस्टम बिल्डर बनाना हो, अपना खुद का बिल्डर बनाना हो कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वह उसमें कुछ वैलिडेशन होना चाहिए, तो उसको कैसे करते हैं कि कस्टम वैलिडेशन कैसे लिखेंगे वह आपको अब दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और पहले कुछ पास करते हैं, जैसे कि हम एक आइडिया में लेके एक्चुअली हमें करना क्या है, तो कस्टम वैलिडेशन या फिर कस्टम वैलिडेटर, ये तो कस्टम बिल्डर ही लिखता हूँ। यहाँ पर आइए और हेलो, और यहाँ से पास करते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग पास करते हैं, नेम लिखा सोनम और कॉट के अंदर में लिखना था इसको सोनम, और यहाँ से एक और पास करते हैं एज, और ये मैं लिख देता हूँ कि ये मान लीजिए 27। ये नॉर्मल है, ये हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें इसको, फिर एक कमेंट लेता हूँ कस्टम वैलिडेटर, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे कैसे, कॉन्स्ट लिखा प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स और ऑब्जेक्ट, और हमने क्या दिया है नेम दिया हुआ है, ये किस टाइप का होगा स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग लिख दिया। और दूसरा है क्या एज, ये यहाँ चाहिए नंबर, तो हमने इसको नंबर दे दिया, इसको हमने सेव कर दिया। ये नेम और एज दिया। अब ये चूँकि ये नंबर है तो हमें यहाँ पर कॉलम लिखना पड़ेगा, ये हमें पहले से हमने पढ़ा हुआ है, वरना ये स्ट्रिंग माना जाएगा तो हमें दिखेगा नहीं। अभी यहाँ पर आना है और सिंपली टेम्पलेट में इसको लिखना है। तो कस्टम वैलिडेटर हम लोग देख रहे हैं, एक H1 बनाते हैं और यहाँ से हो जाएगा हमारा नेम
और ये नेम हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। अगर नेम लिख दूँ मैं तो उसी तरीके से एज, अगर हम लोग यहाँ पर एज लिख दें तो हमें एज भी प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो सेव करते हैं, सारा वैलिडेट वगैरह सब कुछ ठीक है, नंबर वगैरह, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सोनम, एज 27, और ये डेटा वगैरह भी हमें दिख रहा है। आप इसमें प्लस माइनस करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें +2 करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा ये देखिए 29, तो यानी कि ये नंबर है। इसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको हटा देते हैं। अभी कस्टम वैलिडेटर हमने लगाया हुआ नहीं है, अगर मुझे लगाना है तो कैसे लगाएंगे वह देखिए। हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि अगर अभी नंबर अगर 0 भी मैं पास कर दूं, एज 0, तो भी ये हमारा चलता है, कोई वार्निंग वगैरह हमें मिलता नहीं। लेकिन किसी का एज 0 तो नहीं होता। तो मान लीजिए कि मुझे इसको वैलिडेट करना है कि कोई 0 पास करे तो उसको एक वार्निंग मिलना चाहिए। या फिर वैलिडेट हो सकता है कि नेम हमारा स्पेसिफिक हो, यानी कि सोनम, राहुल और सुमित, ये 3 नाम ही होने चाहिए। इन 3 नामों से हट के कोई नाम दिया जाए तो उसका वैलिड नेम नहीं माना जाएगा। ये भी हो सकता है एक वैलिडेशन। तो इसलिए मैं आपको पहले नेम वाला दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एज वाला दिखाऊंगा। तो इसको एज को भी बढ़ा देते हैं, अभी के लिए 12 कर देता हूँ, अभी 27 कर देते हैं। और ना सोनम को भी इसमें मैंने 27 कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो पहले नेम का दिखाता हूँ। नेम में मैंने क्या कंडीशन लगाया हुआ है, कंडीशन ये है कि नेम हमारा होना चाहिए या तो सोनम या फिर राहुल या फिर सुमित। तो कैसे इसको वैलिडेट करेंगे, तो इसको वैलिडेट करने के लिए पहले ये हटाना है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर पहले टाइप डिफाइन कर दे, बिकॉज ये तो रहेगा ही स्ट्रिंग, ये यहाँ पर लिख दीजिए। अभी यहाँ पर टाइप डिफाइन करने के बाद आपको एक वैलिडेटर फंक्शन यहाँ पर मिलता है, वैलिडेटर इस तरीके से फंक्शन। और यहाँ पर हमें प्रॉप, जो भी प्रॉप वैल्यू है, जैसे कि सोनम आ रहा था वह सोनम यहाँ पर प्रॉप वैल्यू में चला आता है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। अगर ट्रू रिटर्न करेंगे तो जो वैल्यू है वह आपको दिख जाएगा, कोई वार्निंग नहीं मिलेगा। अगर फॉल्स होगा तो वार्निंग मिलेगा। सो ट्रू रिटर्न होगा तो हमें कोई वार्निंग नहीं मिलता। ट्रू रिटर्न करवाना कब है हमें, अगर जो भी एरे में हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे उसमें अगर इंक्लूड्स होता है प्रॉप वैल्यू, तो उस केस में ये हमारा ट्रू माना जाएगा। क्या क्या हमारा यहाँ पर होना चाहिए, जैसे मैं लिख दिया सोनम, केस सेंसिटिव होगा ये, हमने एस, सोनम का एस कैपिटल लिखा हुआ है, राहुल का आर कैपिटल, और एक लिख देता हूँ सुमित। तो हमने ये कहा हुआ है कि जो प्रॉप वैल्यू है क्या वह इनमें से किसी में इंक्लूड कर रहा है, यानी कि इनमें से किसी में है क्या, इस एरे में जो वैल्यू है वही वैल्यू प्रॉप वैल्यू में अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो हमें प्रॉप वैल्यू मिल जाएगा, कोई बिना किसी वार्निंग के, वरना हमें वार्निंग मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पहले करके। अभी इसमें हम लोग सोनम दे सकते हैं, राहुल दे सकते हैं, सुमित दे सकते हैं, कोई वार्निंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ से सोनम है, एस कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करो तो कोई वार्निंग नहीं है। अगर मैं सोनम का एस स्मॉल कर दूँ, चूँकि केस सेंसिटिव है ये, तो फिर हमें यहाँ एक वार्निंग मिलेगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सोनम यहाँ पर वैल्यू में दिखाई देगा, बट एक वार्निंग मिला कि इनवैलिड प्रॉप कस्टम वैलिडेटर चेक फेल्ड फॉर प्रॉप नेम, ये बता दे रहा है। अगर आप फिर से एस को कैपिटल करेंगे तो फिर से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप राहुल लिखेंगे यहाँ पर तो भी हमारा ये वार्निंग नहीं आएगा, आर कैपिटल होना चाहिए। देखिए ये नहीं आ रहा। अब सुमित भी लिखेंगे तो भी ये नहीं आएगा, सुमित एस कैपिटल होना चाहिए, और ये भी नहीं आएगा। लेकिन कोई और अगर नाम लिख दिया मैंने, जिस सुमित की जगह पर मैंने लिख दिया रोहन, आर कैपिटल है बट रोहन है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इस केस में ये फॉल्स होगा और वार्निंग हमें दिखाई देगा। वैल्यू तो हमें दिख जाएगा यहाँ पर रोहन, बट हमें एक वार्निंग भी यहाँ पर दिखेगा। तो ये होता है कस्टम वैलिडेटर। एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, इसको पहले मैं सोनम कर दूँ, सोनम का एस कैपिटल कर दिया तो फिर ये वार्निंग दिखना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ कि इसका क्या मीनिंग होता है, ताकि आप इसको ध्यान में रहे। आपका प्रॉप वैल्यू मस्ट वन ऑफ दीज स्ट्रिंग, इसमें से कोई एक होना चाहिए। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, जो तरीका आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वह भी सीख लीजिए। इसी सेम चीज़ को मैं लिख रहा हूँ दूसरे तरीके से। मैं अब वैलिडेटर प्रॉप का यूज़ करते हैं, वैलिडेटर प्रॉप, वैलिडेटर मैंने स्पेल सही लिखा है, और यहाँ पर आपको मिलता है प्रॉप वैल्यू, और ये हमारा एक एरो फंक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से। आप चूँकि रिटर्न कर रहे थे ये नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का कोड सेम रहेगा, कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बजाय ये लिखने के आप ये लिख दीजिए, वैलिडेटर प्रॉप का यूज़ कीजिए, मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन हमारा यूज़ हो रहा है। इसको सेव कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी कि इस प्रॉप वैल्यू में ये इंक्लूड होना चाहिए सोनम, राहुल, सुमित, तो कोई वार्निंग नहीं आएगा। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कोई वार्निंग नहीं है। लेकिन इसको अगर चेंज करेंगे, बस नाम चेंज करता हूँ, सोनी लिख देता हूँ, सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो फिर हमें यहाँ
एक वार्निंग मिलेगा। सो दोनों में से जो भी आप चाहें वह आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये यूज़ कर लीजिए या फिर ये यूज़ कर लीजिए, या फिर यहाँ पर आप प्रॉपर फंक्शन कीवर्ड लिख कर भी फंक्शन लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं इसका, एज का। ठीक है, कि एज हमारा 0 होता है फिर भी हमें ये दिखता है, देखिए जैसे किसी का एज 0 नहीं होना चाहिए, जब यहाँ पर 0 कर दो फिर भी ये काम करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये 0 एज पे दिखता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वार्निंग मिले जब भी कोई 0 एज पास कर दे उस केस में। तो एज यहाँ पर नंबर लिखा था, अब ऐसे काम नहीं बनेगा। इसको मैं कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और टाइप नंबर पहले ये लिख दीजिए, और यहाँ पर कॉमा देना है, और यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वैलिडेटर प्रॉप का यूज़ करके इसको करेंगे, मतलब वैलिडेटर ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके करेंगे। तो इसकी ये मैंने लिखा, और यहाँ पर हमें प्रॉप वैल्यू मिल जाएगा। प्रॉप वैल्यू क्या रहेगा, 0 1 2 3 जो भी हमारा एज का वैल्यू रहेगा वह मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें करते हैं कि प्रॉप वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ट्रू होगा, ट्रू होगा तो आपको प्रॉप वैल्यू मिलेगा, कोई आपको वार्निंग नहीं मिलेगा। अगर 0 से ग्रेटर नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाएगा और आपको वार्निंग देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी हमारा ये 0 है, इस केस में हमें यहाँ एक वार्निंग दिखना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वार्निंग दिख रहा है, इनवैलिड प्रॉप कस्टम वैलिडेटर चेक फेल्ड, ये दिख रहा है। अभी हम लोग 0 से अगर ज़्यादा इसमें पास करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 27 पास करता हूँ, तो फिर ये वार्निंग हमें नहीं दिखेगा। देखिए हमें वार्निंग नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कस्टम वैलिडेटर लगा सकते हैं। एक और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ कि और क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे कि ये मैं कमेंट कर देता हूँ, और एक बड़ा देखिए। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि 18 और 30 इसके बीच, या फिर 18 की इक्वल या फिर 30 की इक्वल, 18 या 18 से ऊपर, 30 या 30 से नीचे अगर एज है तो ही हमारा ट्रू रहेगा, वरना फॉल्स होगा। तो वह कैसे करता है कि वैलिडेटर हमने लिखा हुआ है, वैलिडेटर लिखा हमें, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉप वैल्यू। तो प्रॉप वैल्यू लिखिए, और इस तरीके से एरो, यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज देते हैं बिकॉज हमारा लॉजिक बड़ा है इस वजह से। और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ प्रॉप वैल्यू में क्या था, प्रॉप वैल्यू में आता है जो यहाँ से वैल्यू पास किया जाता है, चाहे वो नेम हो या फिर कोई भी प्रॉप हो, वह प्रॉप वैल्यू यहाँ पर आता है। और चेक करें कि क्या प्रॉप वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, ये चेक कर लिया एक। और दूसरा हमें चेक करना है कि क्या प्रॉप वैल्यू लेस देन इक्वल 30 है, ये लेस देन इक्वल 30 है। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू। ओके, सो अगर ये होता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, वरना आप यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न, हालांकि फॉल्स ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, मगर फिर भी मैं यहाँ पर मैनुअली दे रहा हूँ रिटर्न फॉल्स। तो 18 या 18 से ऊपर, या फिर 30 या 30 से नीचे होना चाहिए, तो हमारा ये वैलिडेटर माना जाएगा वैलिड, और ट्रू होगा तो कोई वार्निंग नहीं दिखेगा। चलिए करके देखते हैं। अभी हमारा ये तो 27 है, तो ये 30 से कम है, 18 से ऊपर है, तो कोई वार्निंग यहाँ पर दिखेगा नहीं। अब 18 से नीचे करते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसको 15 कर दिया, सेव करते हैं, तो इस केस में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और हमें यहाँ पर वार्निंग दिखेगा कस्टम वैलिडेटर। इसी तरीके से 30 से अगर ऊपर करते हैं, फॉर एग्जांपल 35 कर दिया, तो भी हमें एक वार्निंग दिखेगा कि कस्टम वैलिडेटर। ये आप चाहें तो यहाँ पर मैसेज डिफाइन कंसोल मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मैसेज। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, फॉल्स होने पर हमारा एक CLG होना चाहिए क्या, कि एज शुड बी 18 to 30, ये लिख दिया, सेव कर दिया। और ये कंसोल लॉग करने के बजाय आप कंसोल एरर कीजिए ताकि वो लाल रंग में दिखाई दे, तो ये ज़्यादा बेटर आई थिंक रहेगा। तभी हमारा एक एरर दिखेगा, रिफ्रेश किया तो ये 35 है, तो हमें दिखाई देता है एज शुड बी 18 to 30 होना चाहिए। तो एक एरर भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं अगर आप दिखाना चाहें तो। ये कस्टम वैलिडेटर का कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कीजिएगा अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन को बेस्ट बनाने के लिए। सो ये है, अभी हम लोग इसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये मैंने अभी भी रखा हुआ है, कोई नहीं, इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर ये पूरा कमेंट कर देते हैं, बिकॉज कस्टम वैलिडेटर यहीं पर था और यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करना, यहाँ से यहाँ तक करना, ये यहाँ से यहाँ तक का हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कस्टम वैलिडेटर हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाता है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि है कस्टम क्लास। आप कस्टम क्लास भी इसमें डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिख, जो हमने PPT में मैंने आपको दिखाया था कि कस्टम क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो हेलो में यहाँ पर हम लोग कस्टम क्लास का यूज़ करने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही, ये कस्टम क्लास का यहाँ पर यूज़ होने वाला है, और ऊपर में भी कमेंट कर देते हैं
यहाँ पर कस्टम क्लास का ये एग्जांपल रहेगा हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। अब क्लास बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का फाइल चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, src के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सर्विसेज नाम से, और इस सर्विसेज नाम के अंदर एक हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि पर्सन नाम से, person.js ये हमने बनाया। और यहाँ पर हम लोग अपना एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे बिकॉज इसको दूसरी जगह पर यूज़ करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट क्लास पर्सन, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम का एन कैपिटल कर देता हूँ, और लास्ट नेम इसमें इनिशियलाइज करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम में, जो भी हमारा फर्स्ट नेम में आएगा, ये एक हो गया। और दिस डॉट लास्ट नेम जो भी लास्ट नेम से आएगा। होपफुली आपको जावास्क्रिप्ट में आता हो कि कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइज होता है, कब होता है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप ये यूज़ कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद करता हूँ मैंने बताया हुआ है बहुत ही डीपली जावास्क्रिप्ट वाले अपने कोर्स में, तो आपको पता होगा। तो ये क्लास बन गया। अभी क्लास हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रॉप के तौर पर, कैसे करेंगे वही देखना है। तो हमने ये क्लास बनाया, अब हमें क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें प्रॉप के तौर पर यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर अपने पेरेंट कंपोनेंट में कस्टम क्लास। तो यहाँ पर हमें प्रॉप के तौर पर यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, किसको इंपोर्ट कर लेंगे, पर्सन क्लास को। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग कस्टम क्लास जो हमारा था, कस्टम क्लास का एग्जांपल है, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो कॉन्स्ट पर्सन इक्वल पर्सन, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है तो उसको इनिशियलाइज करेंगे, जैसे सोनम और कुमारी। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये हमारा क्लास है, यानी कि ये वाला क्लास है। कंस्ट्रक्टर है तो इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं सोनम कुमारी, यानी कि सोनम चली जाएगी फर्स्ट नेम में यहाँ पर, और कुमारी चली जाएगी यहाँ पर लास्ट नेम में, जो हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा इन इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। फिर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें करना पड़ेगा यहाँ पर पास, कैसे करेंगे वही देखना है। तो यहाँ पर हेलो, और यहाँ पर एक लिख देते हैं ऑथर, या फिर कुछ भी लिख दीजिए आप। ये हमारा हो गया क्या, प्रॉप नेम। अब इसका वैल्यू देंगे क्या, हमारा जो ऑब्जेक्ट ऊपर में बना हुआ है वो, यानी कि पर्सन का पी यहाँ मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आपको कॉलम देना पड़ेगा बिकॉज ये इस क्लास का इंस्टेंस है, इसी वजह से। सो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। फिर इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे चाइल्ड में, यहाँ पर अब ये बताती है। तो इसको डिक्लेयर कैसे करना है वो देखिए, कॉन्स्ट प्रॉप्स इक्वल डिफाइन प्रॉप्स, और यहाँ पर आपको जो ऑथर है हमारा, जैसे ऑथर, ये किस टाइप का होगा, पर्सन क्लास जो हमारा था वह उस टाइप का होगा। इंटर प्रेस करते हैं ताकि हमारा ये इंपोर्ट हो जाए। देखिए हमारा इंपोर्ट हो गया। तो चाइल्ड में भी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया हुआ है, चाइल्ड में भी आपको इसको इंपोर्ट करके रखना है। इससे वैलिडेट करेगा कि ये जो पर्सन है ये एक क्लास ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑथर है हमारा, इसका जो वैल्यू होगा वही क्लास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये हमारा वैलिडेट माना जाएगा, वरना ये हमें वार्निंग देगा। सो ये किया। अभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर एक H1 लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखते हैं ऑथर पर्सन नेम, ऑथर पर्सन नेम। आप ऑथर नेम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर हमारा जो अपना खुद का प्रॉपर्टी है वो है ऑथर, तो हमें ये लिखना है, हमें ये इस पे ध्यान देना है, ऑथर डॉट फर्स्ट नेम, हमें फर्स्ट नेम मिल जाएगा, ऑथर डॉट लास्ट नेम, तो हमें लास्ट नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर ऑथर डॉट फर्स्ट नेम, उसी तरीके से लास्ट नेम अगर चाहिए तो आप यहाँ पर ऑथर डॉट लास्ट नेम, इस तरीके से इसको सेव कर दीजिए। और ये हमारा काम करना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, इसमें हमें एक एरर मिल रहा है। एरर क्या रहा है कि क्लास कंस्ट्रक्टर पर्सन कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। ओके, हमने न्यू यहाँ नहीं दिया हुआ, जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे तब, ऑब्जेक्ट बना रहे थे तब, यानी कि यहाँ पर न्यू देना, इसको सेव करना है। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए हमें दिखाई देगा सोनम कुमारी, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरीके से। तो इसका फ्लो एक बार समझ लीजिए। हमने क्या किया, हमने पहले एक क्लास बनाया, क्लास में कंस्ट्रक्टर दिया है जिसपे हमने 2 पैरामीटर लिया है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है हमारा, और कंस्ट्रक्टर का वैल्यू, इस पैरामीटर के लिए वैल्यू पास किया जाएगा जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब, बिकॉज कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिक कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी इसका हमें वैल्यू पास करना पड़ता है। अब यहाँ 2 प्रॉपर्टी है, दिस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जिसमें हमारा जो भी आएगा वो इनिशियलाइज होगा।
ओके जी, तो ये क्लास का हमारा अभी ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पर आकर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनाना, और ये सोनम कुमारी हमारे यहाँ पर पास होगा, और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम में इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो जो हमारा इसमें असाइन हुआ है सोनम वो हमें दिखेगा, और पर्सन डॉट लास्ट नेम करेंगे तो जो यहाँ असाइन हुआ है कुमारी वो हमें दिखाई देगा। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक है जावास्क्रिप्ट का। अभी चूँकि ये एक क्लास इंस्टेंस है, फिर क्लास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पास कर रहे हैं। अब चूँकि ये हम लोग यहाँ से जो पास कर रहे हैं प्रॉप, वह एक क्लास इंस्टेंस है या फिर क्लास ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका एक क्लास टाइप का होना चाहिए, जिसके लिए आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा कि किस क्लास टाइप का होना चाहिए। तो ये इस क्लास का टाइप का होना चाहिए, तो हमने इंपोर्ट किया और उसको हमने यहाँ पर अपना ये जो ऑथर है, ऑथर कहाँ से आता है, ऑथर यहाँ से आता है, ये हमारा प्रॉप नेम है, तो ये सेम होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑथर। और ये किस टाइप का रहेगा, इस पर्सन क्लास टाइप का रहेगा। अब सब कुछ बढ़िया डिफाइन है, तो ऑथर में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह मिल जाता है हमें, और फिर आप इसका यूज़ करके इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और हमें उसका वैल्यू मिल जा रहा है। तो ये है फ्लो। अगर आप कस्टम क्लास का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको कमेंट कर दूं, इसी को एक और तरीके से लिखते हैं, ऑथर लिखा, और यहाँ पर टाइप किस टाइप का ये होना चाहिए, पर्सन टाइप का, ये दे दिया। और यहाँ पर रिक्वायर्ड अगर करना चाहें तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं, फिर ये आपको देना पड़ेगा, वरना ये मिसिंग का आपको दे देगा एरर। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा सही काम करेगा। ओके, तो आप ऐसे भी कैसे, इसी को भी रहने देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। सो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास कस्टम क्लास बनाकर अभी आप इसको कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या क्या मैंने बता दिया, इतना समय ले लिया, 2 घंटा लगभग लग गया इस टॉपिक को डिस्कस करने में। जब आप इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल फील होगा। तो समय दीजिए और चीज़ें सीखिए, बारीकी से, बेसिक से एडवांस तक सीखिए, जिससे कि आपको कल को जाकर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कुछ भी, आप सब कुछ खुद सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से डिबग कर पाएंगे और सारी चीज़ें हैंडल कर पाएंगे खुद ही। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारी चीज़ें जो भी टॉपिक था सब कुछ चीज़ें बता दिया। मैं थोड़ा सा इसको कमेंट कर देता हूँ और आप लोगों के लिए इनिशियल चीज़ें जो हैं वह रख देता हूँ। तो इनिशियली आपको बस ये देखना है, स्टैटिक, ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा। इसको कमेंट कर देते हैं, ये हाईलाइट रहने देता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आकर ये डिफाइन वाला ये 2 चीज़ें आउट कर देता हूँ, और यहाँ से ये एक आउट कर देते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी हो जाना चाहिए एक बेसिक एग्जांपल के लिए। फर्स्ट नेम ये बता रहा है अनडिफाइंड, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? ओके, लेट मी सी, इसको कमेंट नहीं किया था, इसको कमेंट कर देते हैं, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा और हमारा ये एरर हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा एक एक करके सारे एग्जांपल्स आप सीखिएगा। सब कुछ मैंने बता दिया, जो भी प्रॉप वैलिडेशन में था या फिर प्रॉप्स टॉपिक में था, सब कुछ मैंने बता दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी इशू इसमें नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा समय लेता हूँ मैं किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने में, बट मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाएँ। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप जाके इंटरव्यू देंगे और आपको इससे रिलेटेड जब प्रॉप से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से सही से आप आंसर कर पाएँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया जाता है, समय लेता हूँ मैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, और अगर रेट ऑफ स्पीच स्लो लगे तो आप उसको रेट ऑफ स्पीच को इंक्रीज़ कर लीजिए। इंक्रीज़ करने का आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाता है, ये प्लेयर जो होता है उसमें मिल जाता है, वह कर सकते हैं, बट स्किप मत कीजिए, स्किप करके मत देखिए। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू के लिए तो उस केस में, इसलिए मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताता हूँ, और हर एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, हर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जितना मुझे मेरे दिमाग में आ पाता है उस वक्त उतना सब कुछ बताता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।